हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं नवंबर 2023 के करंट अफेयर को, जो कि विजन आईएएस की मैगजीन पर आधारित है। इसमें अभी तक हमने जनवरी से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर को कंप्लीट किया है, जो कि जनवरी 2023 से इस करंट अफेयर श्रृंखला को शुरू किया गया था और इसको कंप्लीट करते करते यह नवंबर 2023 की श्रृंखला आ गई है। इसके पहले अभी तक हम इसको एक सेक्शन वाइज कंप्लीट करते थे, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, एक एक चैप्टर के हिसाब से एक एक वीडियो को कंप्लीट किया जाता था। बट अभी प्रेजेंट में अभी इसको पार्ट वाइज कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आपका टॉपिक पॉलिटी और आईआर को कवर किया गया है। और अब जो आपका सेकेंड पार्ट रहेगा, जो कि आज पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें जितने टॉपिक कवर होंगे उनको कंप्लीट किया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले इकोनॉमी के मेजर टॉपिक को देख लेते हैं, फिर उसके बाद के टॉपिक को देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इकोनॉमी से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक, मेजर टॉपिक आते हैं। तो इसका जो थर्ड टॉपिक आता है इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के संदर्भ में जानते हैं कि इसके संदर्भ में कौन कौन से टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। कि इस पार्ट सेकंड जो रहेगा, पार्ट फर्स्ट की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, तो उस पर क्लिक करके आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा आता है विकासशील देशों के ऊपर वैश्विक ऋण। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पे जाके विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। चलिए, तो इसके अंतर्गत आता है कि भारत में विनिमय दर प्रबंधन, फिर आता है इसके अंतर्गत विनिमय दर प्रबंधन में दिवाला और शोधन क्षमता संहिता, पीएम गति शक्ति पहल, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, इसके संदर्भ में आते हैं कुछ पॉइंट। फिर आता है कि समुद्री क्षेत्रक, राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक, फिर इसकी संक्षिप्त सुर्खियां आएंगी। ये इकोनॉमी का टॉपिक रहेगा। इकोनॉमी के साथ साथ आता है हमारा सिक्योरिटी। तो आज का जो पार्ट सेकंड है उसमें दो टॉपिक कवर किए जाएंगे, एक तो इकोनॉमी, दूसरा सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं पड़ोसी देशों में अशांति और भारत की आंतरिक सुरक्षा, वैश्विक परमाणु विनिमय, अंतरिक्ष युद्ध और संक्षिप्त सुर्खियां आएंगी। तो इस तरीके से आज पार्ट सेकंड के अंतर्गत दो मेजर टॉपिक को कवर किया जाएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इकोनॉमी के संदर्भ में इसके फुल डिटेल में चर्चा करते हैं। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के बारे में पहला टॉपिक आता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सुर्खियों में क्यों रहा है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के नेतृत्व में ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी और सोशल इम्पैक्ट फंड नामक पहलों की शुरुआत की घोषणा की हुई है। इन पहलों की घोषणा G20 लीडर्स के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में की गई है। चलिए, तो जानते हैं इनसे संबंधित तथ्यों के बारे में। इनके संबंधित तथ्यों में पहला आता है कि G20 के नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र के DPI को अमल में लाने के लिए 3 पहलों की घोषणा की गई है, जिसमें GDPRI उन 3 पहलों में से एक है। GDPRI जो 3 पहले स्टार्ट की गई हैं उनमें से एक पहल कौन सी है? ये GDPRI जो एक पहल है। फिर आता है अन्य 2 पहलें, जिसके अंतर्गत आती है कि DPI के निर्माण के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना और निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में DPI के विकास हेतु वित्त जुटाना है। चलिए, तो जानते हैं कि ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी क्या है और सोशल इम्पैक्ट फंड क्या है। तो इसके बारे में जानते हैं। इसमें आता है कि इसका विकास इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य DPI के डिजाइन, निर्माण, उपयोग और गवर्नेंस के आवश्यक विकल्पों और तकनीकी के स्तर पर ज्ञान की कमी को दूर करना है। और इसके घटक के संदर्भ में देखा जाए तो GDPIR उन देशों से प्राप्त जानकारी को मानकीकृत प्रारूप में प्रदर्शित करेगी जिन्होंने मैच्योरिटी स्केल, सोर्स कोड व गवर्नेंस फ्रेमवर्क को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर DPI विकसित किए हुए। वर्तमान में GDPIR ने 16 देशों के 54 DPI शामिल किए हुए। अब आता है सोशल इम्पैक्ट के बारे में, जिसका उद्देश्य सोशल इम्पैक्ट फंड सरकार के नेतृत्व वाली एक बहुहितधारक पहल होती है। यह ग्लोबल साउथ में DPI को तेजी से अमल में लाने का मदद करता है और यह सभी प्रासंगिक हितधारकों को इस फंड में योगदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। साथ ही यह DPI के जरिए निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाने में मदद करेगा। और इसका वित्त पोषण भारत ने SIF के लिए शुरू में $25 मिलियन की घोषणा की और DPI प्रणाली विकसित करने के लिए देशों की तकनीकी और गैर तकनीकी सहायता प्रदान करने में वित्तीय मदद करेगा। अब आती है हमारी नेक्स्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। यह क्या होती है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वस्तुतः साझा डिजिटल प्रणालियों का एक सेट होता है जो कि सुरक्षित और इंटरऑपरेबल
होता है। इसे सामाजिक स्तर पर सार्वजनिक और निजी सेवाएं उपलब्ध कराने और इस तक समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु खुले मानकों और विनिर्देशों के आधार पर तैयार किया जाता है। चलिए तो जानते हैं डीपीआई के प्रमुख स्तंभों के बारे में, जिसमें क्या क्या शामिल है। जिसके अंतर्गत पहला आता है कि एक ओपन इंटरऑपरेबल विस्तार योग्य और माननीय तकनीक होती है। इंटरऑपरेबल का आशय होता है कि कोई भी चीज़ जैसे कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो पारस्परिक रूप से उपयोग और संचालन में सक्षम हो। इसके अंतर्गत दूसरा आता है कि पारदर्शी कानूनी तंत्र का होना, डेटा संरक्षण तंत्र, शिकायत निवारण और बौद्धिक क्षमता की सुरक्षा सहित मजबूत गवर्नेंस फ्रेमवर्क होना। तीसरा आता है लचीली स्थानीय इकोसिस्टम जो कि आर्थिक, तकनीकी या सामाजिक बाधाओं को दूर करता हो तथा सामुदायिक भागीदारी और सततता को सुनिश्चित करता हो। तो ये डीपीआई के प्रमुख स्तंभ हैं। फिर आता है डीपीआई के अनिवार्य तत्वों के बारे में कि एक मजबूत डीपीआई 3 मूलभूत प्रणालियों को शामिल होती हैं, जिनमें पहचान प्रणाली, भुगतान प्रणाली और डेटा एक्सचेंज आती है। भारत के डीपीआई आर्किटेक्चर को इंडिया स्टैक के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत शामिल है इसमें पहला आता है पहचान प्रणाली, जिसे आधार संख्या, भुगतान प्रणाली जिसमें यूपीआई आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, डेटा एक्सचेंज में डिजिटल लॉकर और अकाउंट एग्रीगेटर इसके अंतर्गत ये प्रमुख प्रणाली आती हैं। अब आता है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। डिजिटल पब्लिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोनाउंसिएशन है उन सब वो अलग अलग करके समझते हैं। अभी तो विस्तृत में समझा कि आखिर ये होता क्या है। सबसे पहले तो जानते हैं डिजिटल के बारे में। डिजिटल का मतलब क्या है? डिजिटल दूरस्थ क्षेत्रों में भी कागज रहित भौतिक की उपस्थिति के बिना सेवा उपलब्ध कराना है, लागत में कमी और पहुंच में वृद्धि करना है और डिजिटल रेल रोड इसमें स्थापना की जाएगी। यह डिजिटल के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा आता है पब्लिक के अंतर्गत आता है कि लोक प्रशासन और जनता के प्रति जवाबदेही होना, जनहित के लिए होना, सरकार द्वारा योजनाओं और कार्यक्रमों में सतर्कता को लागू करना है, इसके अंतर्गत आता है। और इसमें तीसरा आता है इसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार को सक्षम बनाने वाला हो, बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधानों के विकास के लिए बुनियादी घटक के रूप में कार्य करना है, आवश्यकता के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जिसमें निजी क्षेत्रक, सार्वजनिक निजी क्षेत्रक या सार्वजनिक क्षेत्रक के नेतृत्व वाला डीपीआई हो और संपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रक पर प्रभाव पड़ता हो जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक दोनों के लाभ उठाए जाते हैं। इसके संदर्भ में ये 3 प्रमुख पॉइंट आते हैं, जिसमें डिजिटल का ये शब्दार्थिक अर्थ होता है, पब्लिक का और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रमुख अलग अलग तरीके से इसके अर्थ समझाए गए हैं। अब आता है कि ग्लोबल साउथ के देशों के लिए डीपीआई का आखिर क्या महत्व है। डीपीआई के बारे में तो पढ़ा, लेकिन ग्लोबल साउथ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला तो आता है समावेशन के संदर्भ में देखा जाए तो ग्लोबल साउथ के कई देशों में अभी तक अंतिम छोर तक बेहतरीन तरीके से सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। ज़्यादातर देशों में मौजूदा शासन प्रणालियां देरी, रिसाव और सही लाभार्थी की पहचान नहीं करने जैसे कई समस्याओं से ग्रस्त है और डीपीआई इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए भी सहायक है। दूसरा आता है लचीलापन में कोविड-19 की और प्राकृतिक आपदा जैसी सार्वजनिक आपातकालीन स्थितियां सेवा उपलब्ध कराने के पारंपरिक तरीकों को बाधित कर सकती हैं। डीपीआई राष्ट्रीय स्तर पर संचालित डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से बिना किसी बाधा के सुदूर क्षेत्रों में सहायता उपलब्ध कराकर इन समस्या को दूर करने में मदद करता है। फिर आता है संप्रभुता के संदर्भ में देखा जाए तो निर्णय लेने की केंद्रीकृत और अनुपयोगी सॉफ्टवेयर तकनीक देशों को एक नए डिजिटल समाधानों को अपनाने से रोकती है, जबकि डीपीआई ओपन और इंटरऑपरेबल है। ये देशों को अपनी डिजिटल प्रणाली से संबंधित योजना बनाने, डिजाइन करने और उन्हें लागू करने की स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करते हैं। फिर आता है नवाचार में डीपीआई के जरिए सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज जैसे कई हितधारक डिजिटल इकोसिस्टम के नवाचार में अपना सहयोग और योगदान दे सकते हैं। इससे बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। फिर आता है सामाजिक आर्थिक परिणाम, जो कि डीपीआई की उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में डीपीआई में भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है, साथ ही इसने अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में भी बढ़ोतरी की है और समान समृद्धि हासिल करने में मदद की है। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है वैश्विक स्तर पर डीपीआई को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका के बारे में। पहचान प्रणाली में देखा जाए तो IIT बेंगलुरु में मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिफिकेशन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य अन्य देशों को आधार जैसी प्रणाली विकसित करने में मदद करना है। और अब तक श्रीलंका, सिएरा लियोन जैसे 10 से अधिक देशों ने MOSIP प्रोजेक्ट आरंभ कर दिए हैं।
अब आता है भुगतान लिंकेज के बारे में। भुगतान लिंकेज में कि भारत ने अपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भुगतान प्रणाली को पहुंच बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों में सिंगापुर, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस इत्यादि शामिल होते हैं। G20 के मंच पर आम सहमति में कि भारत की अध्यक्षता में संपन्न G20 में भागीदारी देशों ने DPI फ्रेमवर्क को बढ़ावा देने और अपनाने हेतु आम सहमति व्यक्त की है। वैकल्पिक मॉडल में देखा जाए कि भारत के DPI पारंपरिक बिग टेक दृष्टिकोण के लिए एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करते हैं। यह मॉडल सार्वजनिक स्वामित्व सुनिश्चित करने और अति महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा पर बल देता है। वन फ्यूचर अलायंस के बारे में कि भारत ने LMICs के भीतर DPI को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता देने के लिए OFA प्रस्ताव रखा है। ओपन सोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि ओपन सोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर तकनीक के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ने अति महत्वपूर्ण अवसंरचना के निजीकरण पर रोक लगाई है और नवाचार को बढ़ावा दिया है। इससे वैश्विक स्तर पर DPI को अपनाना और सरल हो जाएगा। इसे निष्कर्ष के तौर पर समझा जाए कि DPI पूरी तरह से एक दोष मुक्त नहीं है और यह सभी समस्याओं का समाधान भी नहीं है। अगर इस तरीके से डिजाइन नहीं किया गया तो गोपनीयता और उपयोगिता की सुरक्षा जैसे गंभीर जोखिम उत्पन्न होते हैं। हालांकि अगर DPI को दूरदर्शिता के साथ बनाया जाता है तो ये आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है, समुदायों को अधिक सार्थक जीवन देने में मदद करती है। आगामी दशकों में अभी तक उपयोग में नहीं लाए गए क्षेत्रों में DPI की कुशल तरीके से लागू करना यह निर्धारित कर सकती है और हम एक राष्ट्र के रूप में कैसे विकसित होंगे इसके संदर्भ में इसको एक निष्कर्ष के तौर पर देखा जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विकासशील देशों के ऊपर वैश्विक ऋण के बारे में। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के पहले एक डेटा बैंक को जान लेते हैं, जिसमें एक डेटा दिया गया है जिसमें बताया गया है कि वैश्विक सार्वजनिक ऋण में विकासशील देशों की हिस्सेदारी 30% है। इस 30% में 70% हिस्सा चीन, भारत और ब्राजील का है और 2021 में विकासशील देशों की कुल सार्वजनिक ऋण उनके सकल घरेलू उत्पाद का 7% यानी कि 35% की वृद्धि करता है। इसके अंतर्गत आता है कि 59 विकासशील देशों का ऋण GDP अनुपात का 60% से अधिक है, जो कि ऋण के उच्च स्तर को दर्शाता है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख डेटा बैंक है जिसको आपको याद करना है। अब आता है, चलिए सुर्खियों में जानते हैं कि विकासशील देशों के लिए वैश्विक ऋण की आखिर क्यों सुर्खियों में आया है। कि श्रीलंका ने भारी कर्ज और भुगतान संतुलन के गंभीर संकट का सामना कर रहा है। यह स्थिति विकासशील देशों के ऊपर बढ़ते कर्ज के बोझ से मुद्दों को उजागर करती है। अब जानते हैं कि विकासशील देशों पर कर्ज का बढ़ता बोझ के बारे में जानते हैं कि विकासशील देश अक्सर सड़कों, पुलों, बिजली संयंत्रों जैसी अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एक बड़ी मात्रा में ऋण लेते हैं। हालांकि ये परियोजनाएं देश की आर्थिक समृद्धि को गति देने के लिए शुरू की जाती हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने ए वर्ल्ड ऑफ टेक या ग्रोइंग बर्डन टू ग्लोबल प्रोस्पेरिटी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की हुई है। इस रिपोर्ट से पता चला हुआ है कि वर्ष 2000 में वैश्विक सार्वजनिक ऋण $17 ट्रिलियन था, जो बढ़कर 2022 में 92 ट्रिलियन डॉलर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। अब आता है विकासशील देशों पर कर्ज के बढ़ते बोझ के कारण को देख लेते हैं, जिसमें पहला आता है अधिक ब्याज पर कर्ज मिलना। यह विकासशील देशों के वैश्विक वित्त बाजार से धन उधार लेते हैं और उन्हें ऋण पर विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक ब्याज दर भुगतान करना पड़ता है। दूसरा आता है ब्याज भुगतान के लिए और अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। कि वर्तमान में विश्व के 50% विकासशील देश अपनी सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% से अधिक और उसके कुल सरकारी राजस्व का 6.9% ब्याज भुगतान करने को खर्च करते हैं और यह आंकड़ा पिछले दशकों की तुलना में काफ़ी अधिक रहा है। इसके संदर्भ में निजी ऋण प्रदाताओं पर निर्भरता के संदर्भ में देखा जाए कि यह विकासशील देशों की बाजार आधारित उधारी से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इन देशों ने ये ऋण बॉन्ड आधारित बॉन्ड धारक और बैंकों जैसे निजी ऋण प्रदाताओं से अधिक ब्याज दर लिए हैं और ये ऋण वाणिज्यिक शर्तों के लिए लिए गए हैं। गौरतलब है कि इसके पहले अधिकतर देश सरकारी ऋण के लिए बहुपक्षीय संस्थानों पर अधिक निर्भर होते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव आ गया है। अब आता है ऋण पुनर्गठन में समस्या। कि बाहरी ऋणदाता अक्सर आर्थिक संकट में फंसे देशों में ऋण पुनर्गठन से बचते हैं। खराब ऋण प्रबंधन और सरकारी राजस्व से कम होना के इससे मुख्य आंतरिक कारणों से अकुशल और नीतियां, कानून के शासन में मौजूद खामियां हैं। अन्य कारक के संदर्भ में देखा जाए कि कोविड-19 महामारी, जीवन यापन की लागत, संकट और जलवायु परिवर्तन आता है। दूसरा आता है चीन की ऋण जाल में फंसाने की कूटनीति और तीसरा आता है वित्त पोषण के सीमित स्रोत आदि इसके संदर्भ में आता है। जानते हैं ऋण की व्यवहारिता के बारे में कि आखिर ऋण की व्यवहारिता होती क्या।
ऋण की व्यवहार्यता। एक किसी देश के सार्वजनिक ऋण को तभी व्यवहार्य माना जाता है जब सरकार असाधारण वित्तीय सहायता या डिफॉल्ट के बिना अपनी सभी वर्तमान और भावी भुगतान दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होता है, तो इसे ऋण की व्यवहार्यता कहा जाता है। चलिए तो जानते हैं कि ऋण का बढ़ता बोझ और चिंता का विषय आखिर क्यों है, इस सब के बारे में जानते हैं, जिसमें आता है कि ऋण की निरंतर उपलब्धता का मुद्दा, जो कि पहले से ऋण का बोझ झेल रहे विकासशील देशों में अधिक महंगे स्रोत से नए कर्ज लेने के लिए बाध्य कर होते हैं। इससे उनके ऊपर ऋण का बोझ और बढ़ जाता है और नतीजन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि ऋण संकट का समाधान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। श्रीलंका में भी इसी तरीके से घटना देखने को मिली कि श्रीलंका का सार्वजनिक ऋण उसकी ऋण चुकाने की क्षमता से कहीं अधिक हो गया और इसलिए 2022 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार से ऋण प्राप्त करने की अपनी विश्वसनीयता को खो दिया। फिर आता है दूसरा कि विकास संबंधी व्यय में कमी के संदर्भ में देखा जाए तो लगभग 3.3 बिलियन लोग ऐसे देशों से आ रहते हैं जहां स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय की तुलना में ब्याज चुकाने में अधिक खर्च होता है। फिर आता है संधारणीय विकास में बाधा के संदर्भ में देखा जाए तो वर्तमान में सार्वजनिक जलवायु वित्त पोषण 70% से अधिक हिस्सा ऋण के रूप में लेता है और यदि यह कोई देश ऋण संकट में फंस जाता है तो वह जलवायु वित्त पर कम खर्च करेगा। फिर आता है राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के संदर्भ में कि इन देशों में जनता आर्थिक संकट के लिए अपनी सरकारों को दोषी मानती है और यही कारण है कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया है। फिर आता है वैश्विक वित्तीय स्थिति के बारे में। वैश्विक वित्तीय स्थिति के संदर्भ में देखा जाए तो विकासशील देशों में ऋण का मौजूदा उच्च स्तर वैश्विक वित्तीय अस्थिरता को बढ़ा सकता है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है विकासशील देशों में बढ़ते ऋण संकट को हल करने के लिए कुछ वैश्विक पहलें स्टार्ट की हैं। उन वैश्विक पहलों के बारे में देखते हैं, जिसमें पहली आती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका कि IMF विकासशील देशों के सामने पैदा होने वाले ऋण संकट को रोकने या पहले से ही ऋण संकट में फंसे देशों की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को फिर से बहाल करने के लिए बड़ी वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। फिर दूसरी आती है कि वैश्विक संप्रभु ऋण गोलमेज सम्मेलन के बारे में कि इससे IMF द्वारा विश्व और बैंक और भारत की अध्यक्षता वाले G20 सम्मेलन में फरवरी 2023 में इसे शुरू किया गया। यह GSTR ऋण और ऋण पुनर्गठन चुनौतियों को आम सहमति बनाने और उनका समाधान निकालने के लिए संप्रभु ऋण पुनर्गठन में शामिल प्रमुख हितधारकों के लिए एक साथ लाता है। फिर आता है इसके अंतर्गत तीसरा कि अंकिटाट की ऋण प्रबंधन और वित्तीय विश्लेषण प्रणाली कार्यक्रम, जो कि जिसका उद्देश्य सरकार को अपने ऋण को प्रभावी ढंग से और सतत रूप से प्रबंधित करने के लिए क्षमता को बढ़ावा दिया जाता है। फिर आता है अत्यधिक ऋणग्रस्त निर्धन देशों की पहल के बारे में कि इसकी शुरुआत IMF और विश्व बैंक ने 1996 में की हुई थी, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी गरीब देश को अत्यधिक ऋण संकट का सामना ना करना पड़े। इसके संदर्भ में ये प्रमुख वैश्विक पहलें आती हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट आगे की राह में देखते हैं कि कुछ सुझाव दिए गए हैं कि इसको और बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है, कि इसमें समावेशी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत यह विकासशील देशों और वास्तविक और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप IMF कोटा फॉर्मूले को अपडेट करने जैसे सुधार किए जाने चाहिए। फिर आता है तरलता प्रदान करने के संदर्भ में कि ऋण संकट के दौरान IMF और MDB के माध्यम से अधिक तरलता प्रदान करने में प्रयास करना चाहिए और ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें विकासशील देश अधिक ब्याज दर पर ऋण लेने के लिए मजबूर नहीं होंगे। फिर आता है ऋण की पारदर्शी रिपोर्टिंग के बारे में, जिसमें सुनिश्चित करना है कि सभी देश अपने सार्वजनिक ऋणों की संपूर्ण रूप में और पारदर्शी तरीके से रिपोर्टिंग करें। फिर आता है विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन रणनीतियों के बारे में कि कम आय वाले देशों को सोच विचार कर नए ऋण लेने चाहिए। ऋण पुनर्गठन के संदर्भ में कि गैर पारंपरिक ऋणदाताओं को शामिल करने वाले ऋण पुनर्गठन मामलों पर विचार करने के लिए आधिकारिक ऋणदाताओं के बीच सहयोग और बढ़ावा देना चाहिए। फिर आता है जलवायु वित्त पोषण प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन उच्च सार्वजनिक ऋण के प्रमुख कारणों में से एक है, जो कि जलवायु समन को लक्षित करने वाले ऋण प्रदान करने से ऋण संकट को टाला जा सकता है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंतर्गत आता है कि भारत में विनिमय दर प्रबंधन के बारे में कि हाल ही में भारतीय रुपये का सापेक्ष मूल्य भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों में मुद्राओं की तुलना में लगभग 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप और घरेलू मुद्रास्फीति के अधिक रहने के कारण ऐसा हुआ है, इसका ये प्रमुख कारण रहा है। चलिए तो जानते हैं इसमें वर्ष और विदेश मुद्रा बाजार एवं विनिमय दर के बारे में। इसके संदर्भ में देखा जाए तो इसमें सबसे पहले आता है निश्चित नियत
विनिमय दर के बारे में। निश्चित विनिमय दर का जो युग रहा है वह 1947 से 1971, 1971 और 1975 में रहा है। 1947 से 1971 के दौरान रुपये का मूल्य सोने के संदर्भ में तय किया जाता था और भारतीय रुपया ब्रिटेन के पाउंड स्टर्लिंग से जुड़ा हुआ था। और 1971 में ब्रिटेन वुड्स प्रणाली खत्म हो गई और कई प्रमुख मुद्राओं पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव खत्म हो गया और दिसंबर 1971 तक रुपया पाउंड स्टर्लिंग से जुड़ा रहा। पाउंड स्टर्लिंग से 1971 तक जुड़ा रहा। फिर आता है 1975। उस टाइम पर भारतीय रुपया को कुछ मुद्राओं का एक बास्केट के रूप में जोड़ दिया गया और इसके लिए कुछ मुद्रा का चयन किया जाएगा और किसी मुद्रा का भारांश कितना होगा यह सब तय करने का काम आरबीआई के विवेक पर छोड़ दिया गया था और भारत ने इसे सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया था। इसके संदर्भ में आया। अब आता है कि 1991 में जो भुगतान संतुलन की बैलेंस ऑफ पेमेंट संबंधी संकट आया उसके संदर्भ में स्थितियों को देखते हैं जिसमें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की युग की शुरुआत हुई, जिसमें 1991 में नियत विनिमय दर प्रणाली का अंत हुआ। 1992 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत हुई। 1993 में बाजार आधारित विनिमय दर प्रणाली लागू की गई। अब आता है करेंसी रिवैल्यूएशन क्या होता है। आखिर करेंसी वैल्यूएशन क्या है, इसके संदर्भ में देखें कि यह एक मुद्रा के किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष कीमत या मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया होती है। यह मूल्य या कीमत कई कारकों पर प्रभावित होता है और इन कारकों में ब्याज दर, मुद्रास्फीति, पूंजी निवेश और मुद्रा की आपूर्ति इत्यादि शामिल होती हैं। मुद्रा का मूल्य जानने का सबसे आम तरीका विनिमय दर होता है, जिसमें विनिमय वह दर होती है जिस पर मुद्रा का किसी दूसरी मुद्रा से लेन देन किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हमें एक अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने के लिए 80 रुपये देने पड़ते हैं तो विनिमय दर 80 रुपये प्रति डॉलर होगी। अब आता है विनिमय दर का निर्धारण की प्रमुख विधियों के बारे में कि विनिमय दर का निर्धारण नियत यानी कि निश्चित, स्थिर या तय विनिमय दर होता है। इस प्रणाली में एक मुद्रा का मूल्य किसी अन्य मुद्रा या मुद्राओं की एक बास्केट या सोने जैसी वस्तु के मूल्य से निर्धारित या तय किया जाता है। इस प्रणाली में केंद्रीय बैंक मुद्रा की नियत दर को बनाए रखने के लिए समय समय पर हस्तक्षेप करता रहता है। फिर आता है लचीली विनिमय दर के बारे में, जिसे फ्लोटिंग या तैरती विनिमय दरों के रूप में जाना जाता है। इससे मुद्रा की विनिमय दर बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, जिसका आशय होता है कि विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मुद्रा की मांग और आपूर्ति की शक्तियों को निर्धारित करती है। फिर आता है प्रबंधित विनिमय दर के बारे में कि यह एक ऐसी प्रणाली होती है जहां मुद्रा का मूल्य मुख्य रूप से बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन केंद्रीय बैंक कभी कभी विनिमय दरों को स्थिरता प्रदान करने या प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप भी कर सकता है। चलिए तो जानते हैं भारत में विनिमय दर के निर्धारण के बारे में। भारत में विनिमय दर का निर्धारण 1993 से बाजार के उतार चढ़ाव और शक्ति के प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक बेहतर तंत्र स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिमय दर के निर्धारण के लिए नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। चलिए तो जानते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होती है और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होती है। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को नीर के नाम से जाना जाता है और इसके जरिए अन्य मुद्राओं को एक बास्केट की तुलना में किसी देश की मुद्रा के औसत या सापेक्ष मूल्य का माप किया जाता है। सामान्यतः इसके लिए देश की मुख्य व्यापारिक भागीदारों के रूप में विनिमय दरों को ध्यान में रखा जाता है। इसके संदर्भ में यह द्विपक्षीय विनिमय दरों का एक भारित औसत भी होता है, जिसमें भारांश किसी देश के समग्र व्यापार में प्रत्येक व्यापारिक भागीदार देश के महत्व को दर्शाता है, अर्थात जिनका अधिक व्यापारिक महत्व होता है उसका भारांश भी अधिक होता है। यह देशों के बीच मूल्य स्तरों को अंतर को ध्यान में नहीं रखता है। फिर आता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बारे में। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यह वह रेट होता है जो कि किसी देश की मुद्रा का अन्य देश की मुद्राओं की एक बास्केट के सापेक्ष भारित औसत होता है, लेकिन इसमें घरेलू देश और व्यापारिक भागीदारों के बीच वस्तुओं के मूल्य स्तर या मुद्रास्फीति दरों में अंतर को भी समायोजित किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा की क्रय शक्ति की अधिक सटीकता की स्थिति को बताता है। अब आता है अन्य प्राथमिक आर्थिक चरों के विनिमय दर के प्रभाव के बारे में कि मुद्रास्फीति अधिमूल्यन यानी कि अधिक मूल्य वाली मुद्रा आयातित वस्तुओं और सेवाओं की लागत को कम करके मुद्रास्फीति को कम करने में योगदान करती है। जब कोई देश अन्य देश की वस्तुओं एवं सेवाओं को आयात करता है तो उसे उतने ही मात्रा में विदेशी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए अपनी कम स्थानीय मुद्रा को खर्च करनी पड़ती है। ब्याज दरों के संदर्भ में देखा जाए तो स्थानीय मुद्रा मजबूती को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को कम कर सकता है और केंद्रीय बैंक इस कदम पर मुख्य उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना होता है, जो कि निर्यात प्रोत्साहन
होता है। फिर आता है आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में, व्यापार में, पूंजी प्रवाह में और व्यावसायिक निर्णय के संदर्भ में विनिमय दरों को अत्यधिक अस्थिर होने से व्यवसायियों की वस्तुओं के उत्पादन में लागत, कीमतें और मुनाफे का सटीक अनुमान लगाना चुनौतीपूर्ण होता है। आप जानते हैं कि आरबीआई हालिया मौद्रिक नीति रिपोर्ट के अनुसार 40 ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसी के साथ रुपये की रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को पता चला है कि सितंबर 2023 में मुद्रा बाजार में रुपये का 5.7% अधिमूल्यन हुआ है। अधिमूल्यन का तात्पर्य उससे होता है कि जब किसी मुद्रा को विनिमय दर और उसके मौद्रिक या आंतरिक मूल्य से अधिक मजबूती प्राप्त होती है तो उसे अधिमूल्यन कहा जाता है। अब आता है विनिमय दर की चुनौतियों के बारे में कि विनिमय दर की क्या क्या चुनौतियां रही, इनके बारे में जानते हैं। कि विनिमय दर एक अप्रत्याशित भू राजनीतिक घटनाएं हैं कि अप्रत्याशित भू वैश्विक घटनाएं जैसे व्यापार युद्ध, अमेरिका चीन व्यापार युद्ध, भू राजनीतिक तनाव जैसे यूक्रेन रूस युद्ध या प्राकृतिक आपदाएं विनिमय दरों में अचानक अप्रत्याशित उतार चढ़ाव का कारण बन जाती हैं। फिर आता है सट्टेबाजी और छेड़छाड़ के संदर्भ में कि इसके लिए विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्रा की खरीद और बिक्री के लिए विनिमय दर में अस्थिरता आ जाती है और ये गतिविधियां स्थिर आर्थिक गतिविधि स्थिति बनाए रखने में नीति निर्माताओं के लिए चुनौतियां पैदा करती हैं। फिर आता है सरकारी हस्तक्षेप के संदर्भ में मुद्रा के अवमूल्यन और मूल्यह्रास जैसे उपायों के द्वारा विनिमय दर को स्थिर करने और प्रभावित करने हेतु सरकारों और केंद्रीय बैंक द्वारा हस्तक्षेप करने से मुद्रा बाजार में गलत संदेश जाता है और यह नीति निर्माताओं के लिए चुनौतियां पैदा करता है। फिर आता है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी या असंगत त्रयी के बारे में कि यह प्रकार की एक अवधारणा है एक प्रकार की कि इसके अनुसार एक अर्थव्यवस्था एक ही समय में निम्नलिखित 3 स्थितियों को नहीं अपना सकती, जिसमें पहली आती है स्वतंत्र मौद्रिक नीति, दूसरी आती है नियत विनिमय दर, तीसरी आती है अपनी सीमाओं के पार पूंजी के प्रमुख प्रवाह की अनुमति देना है। इसके संदर्भ में प्रमुख 3 स्थितियां आती हैं। अब आता है, अब जानते हैं कि असंभव या असंगत त्री के बारे में। असंगत या असंभव त्री क्या होती है? इसके संदर्भ में देखा जाए तो यह पूंजी का एक मुक्त प्रवाह ऊपर नंबर पर होता है, नियत या फिक्स्ड विनिमय दर होती है, स्वतंत्र या सॉवरेन मौद्रिक नीति होती है। यह एक निश्चित समय में कोई भी देश इन तीनों में से केवल किन्हीं 2 तरीकों को ही अपना सकता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि भारत में नियत विनिमय दर प्रणाली है और देश में पूंजी के मुक्त प्रवाह की भी अनुमति है तो विनिमय दर को प्रबंधित या नियंत्रित करने के लिए भारत को अपनी मौद्रिक नीति का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस प्रकार इसमें किसी भी तरह से स्वतंत्र या सॉवरेन नीति नहीं कहा जाता है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आगे की राह में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत समन्वय होना चाहिए जिससे ऐसा तालमेल हो कि वह बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जैसे वित्तीय संस्थानों के माध्यम से बनाया जा सकता है। दूसरा आता है विदेशी मुद्रा भंडार को बफर को बनाए रखना चाहिए। तीसरा आता है मुद्रा विनिमय दर के छेड़छाड़ का विरोध करना होता है। इसके संदर्भ में प्रमुख इसके आगे की राह में देख सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के बारे में। यह संहिता हाल ही में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधारों का प्रस्ताव रखा हुआ है। इनके संदर्भ में जानते हैं कि प्रस्तावित मुख्य सुधार क्या क्या हुए हैं। सबसे पहले तो सुधार के बारे में जान लेते हैं, फिर जानेंगे आईबीसी के बारे में, फिर इसके संदर्भ में और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानेंगे। तो जानते हैं कि प्रस्तावित मुख्य आधार क्या है। इसके अंतर्गत आता है कि ऋणदाताओं की समिति के बारे में समिति द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के कार्य और प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिए। समाधान पेशेवरों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वह प्रत्येक माह ऋणदाताओं की समिति की बैठक आयोजित करें। परिसंपत्ति के मूल्य निर्धारण हेतु पद्धतियों का मानकीकरण किया जाना चाहिए। समाधानों को सरल बनाने और उनके क्रियान्वयन में देरी को रोकने के लिए समाधान योजनाओं को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसके अंतर्गत पहला भाग आता है कि इस भाग के समाधान योजना का संबंध अंतर्वाह से होगा। जैसे उदाहरण के लिए समाधान योजना के तहत भुगतान, दिवाला समाधान प्रक्रिया संबंधी लागत का भुगतान इत्यादि होता है। इसके अंतर्गत भाग बी आता है कि इसका संबंध प्राप्त धन को विभिन्न हितधारकों के बीच वितरित करने से होगा और समाधान योजना यानी कि रेजोल्यूशन प्लान का आशय कॉर्पोरेट ऋणी की इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित योजना से असंतुष्ट वित्तीय ऋणदाताओं को प्रदान करने वाली न्यूनतम राशि या उसके द्वारा पैसा वापस लेने वाली पात्रता की प्रक्रिया से स्पष्टता होनी चाहिए। अब आता है इसके संदर्भ में देखते हैं कि आईबीसी इकोसिस्टम के स्तंभ के बारे में। आईबीसी इकोसिस्टम के स्तंभ के बारे में जानने के पहले आईबीसी के बारे में और आईबीसी के महत्व को देख लेते हैं। आईबीसी की जो स्थापना है उसे 2016 में इसे बनाया गया था।
इसके जरिए कॉरपोरेट साझेदारी फर्मों, व्यक्तियों से संबंधित दिवाला परिसंपत्तियों की पुनर्गठन और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन से संबंधित पुराने और मौजूदा कानूनों को समेकित या संशोधित किया जाता है। कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया वस्तुतः किसी कॉरपोरेट को ऋण देने वाली संस्थाओं के लिए अपने ऋण को वसूलने के लिए बनाया गया एक तंत्र होता है। यह संहिता किसी दिए गए ऋण के बदले अधिकतम वसूली करने पर समयबद्ध तरीके से एक समाधान प्रक्रिया सुनिश्चित करती है, जिसमें ऋणी के दिवालिया हो जाने पर यह प्रक्रिया शुरू होती है। और इस संहिता में स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया का भी प्रावधान होता है, जो कि स्वैच्छिक परिसमापन के जरिए एक ऋणी डिफॉल्ट हुए बिना ही अपनी ऋण वापस करने के लिए समझौता करता है और इससे ऋण को एग्जिट करने की मौका मिलता है। अब आता है आईबीसी के महत्व के बारे में। आईबीसी के महत्व के बारे में जानें, जिसमें पहला आता है कि समय पर ऋण वसूली में सहायक होना, कि यह संहिता समयबद्ध तरीके से समाधान प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत ऋण के समाधान और वसूली में अत्यधिक देरी से कमी पीने की संगठनात्मक पूंजी के ह्रास का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा आता है आर्थिक संसाधनों का चक्रीय अर्थव्यवस्था में उपयोग, कि यह संहिता एक कंपनी को न्यूनतम व्यवधान और न्यूनतम लागत से दिवाला समाधान को पूरा करने और उसके निष्क्रिय पड़े संसाधनों को व्यवस्थित करने के उपयोग के लिए एक तंत्र प्रदान करती है। फिर इसके अंतर्गत आता है कि ऋण लेन देन प्रणाली में सुधार करना, कि आईबीसी ने ऋण वसूली प्राधिकरण, सरफेसी अधिनियम 2002 और लोक अदालत जैसे पुराने तंत्रों की तुलना में स्टेट एसेट्स का बेहतर समाधान करने और इस एसेट्स की अधिक वसूली में मदद की हुई है। इससे भारत में ऋण लेन देन प्रणाली में सुधार हुआ है। ऋण वसूली की अन्य समाधान प्रणालियों में औसतन 5 से 20% की ऋण वसूली हो पाई है। फिर आता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के संदर्भ में, कि इस कोड ने देशों में अधिक प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने में सहायता की है। इससे छोटे निवेशकों के हितों को बढ़ावा दिया गया है। अब आता है इसकी चुनौतियों के बारे में, कि आईबीसी से जुड़ी क्या चुनौतियां हैं। केस के अंतर्गत पहली चुनौती आती है कि बड़ी संख्या में मामले लंबित होना, कि आईबीसी के तहत लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 13,000 हो गई है और वर्तमान में चल रहे कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान में 2073 मामले भी शामिल हैं। एनसीएलटी में पीठों की कमी होना, कि इससे न्यायिक पीठों की संख्या कम हुई है और इसके अलावा मामले की पहचान करने और उन्हें स्वीकार करने में देरी की जाती है। रिकवरी दर में गिरावट का होना, कि मार्च 2019 और सितंबर 2030 के बीच रिकवरी दर 43% से घटकर 32% हो गई है। समाधान प्रक्रिया में अधिक समय लगना, कि इसमें लगने वाले औसत समय में 324 दिन से बढ़कर 653 दिन हो गया और इसके अंतर्गत निर्धारित समय 330 दिन था। अब आता है समाधान योजनाओं की मंजूरी दर कम होना, कि इसके अंतर्गत आता है कि आईबीबीआई के डेटा के अनुसार अधिकांश मामले लिक्विडेशन के समाप्त होते हैं। यह आईबीसी के मुख्य उद्देश्य शोधन अक्षमता का समाधान का उल्लंघन है, जिसमें समाधान प्रक्रिया में ऋणदाताओं को अपने बकाया ऋण की अधिक से अधिक राशि वापस मिल जाती है और वहीं लिक्विडेशन में इसकी तुलना में कम राशि प्राप्त होती है। हेयर कट्स के बारे में, कि 2021 में वित्त संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार ऋणदाताओं को 70% से अधिक मामलों में 80% हेयर कट स्वीकार करना पड़ता है। ऋणदाताओं के मामले में दिए गए ऋण के बदले जितना प्रतिशत कम राशि मिलती है उसे हेयर कट स्वीकार करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई ऋणदाता 100 रुपये का ऋण दिया जाता है तो उसे समाधान के रूप में वापस केवल 40 रुपये का भुगतान करने का प्रस्ताव दिया जाता है और ऋणदाता इसे स्वीकार कर लेता है और इसका मतलब होता है कि ऋणदाता ने 60 रुपये यानी 60% हेयर कट स्वीकार की हुई है। हेयर कट मतलब देय राशि से कम स्वीकार की हुई है। अब आता है अपारदर्शी प्रक्रिया के बारे में, कि ऋणदाताओं की समिति को समाधान योजनाओं को स्वीकार करने और आईपी की नियुक्ति के लिए अधिक विवेकाधिकार प्राप्त होते हैं। अब पढ़ते हैं आईबीसी के इकोसिस्टम के स्तंभों के बारे में, जिसमें पहला आता है कि भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड ने यह आईबीसी को लागू करता है और यह एक साथ अर्धविधायी, कार्यकारी और अर्धन्यायिक तीनों प्रकार का एक कार्य करता है। निर्णायक प्राधिकरण के संदर्भ में देखा जाए कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण किसी कॉरपोरेट व्यक्ति के दिवाला समाधान और परिसमापन प्रक्रिया के लिए निर्णायक प्राधिकरण होता है। वहीं ऋण वसूली अधिकरण व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए निर्णायक प्राधिकरण होता है। एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली प्राधिकरण में अपील की जा सकती है। दिवाला समाधान पेशेवर के संदर्भ में या पेशेवर एक विशेष कैडर होता है जो किसी दिवाला समाधान पेशेवर एजेंसी के सदस्य के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं, आईबीबीआई में पंजीकृत होते हैं। ये पेशेवर समाधान प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं, ऋण की परिसंपत्ति का प्रबंधन करते हैं और ऋणदाताओं को निर्णय लेने की सहायता में जानकारी प्रदान करते हैं। दिवाला समाधान पेशेवर एजेंसी के बारे में, कि यह एक आईपी
कि पेशेवर क्षमताओं के विकास में जिम्मेदार होती है। दिवाला समाधान पेशेवर को प्रमाणित करती है, साथ ही यह आईपीएस के कामकाज के तरीकों के लिए आचार संहिता लागू करती है। सूचना उपयोगिता के बारे में कि यह आईयू या सूचना उपयोगिता के वित्तीय व ऑपरेशनल ऋणदाताओं सहित किसी भी व्यक्ति में वित्तीय जानकारी एकत्रित, प्रमाणित और प्रसारित करने में काम करती है। जिसमें परिसमापन को देखा जाए तो किसी कंपनी को बंद करने और उसकी संपत्ति को ऋण के दावेदार ऋणदाताओं के बीच वितरित करने की प्रक्रिया को परिसमापन कहते हैं। इस प्रकार लिक्विडेशन के चलते कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है, साथ ही कंपनी की एसेट्स और प्रॉपर्टी ऋणदाताओं और मालिकों को पुनर्वितरित कर दी जाती है। इसके संदर्भ में ये आता है। अब आता है इसके संदर्भ में इसके आगे की राह को देखते हैं। इसको देखने के पहले देख लेते हैं कि आईबीसी के सुधार में आईबीवीआई के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसके संदर्भ में पहला पॉइंट आता है कि एनसीएलटी की पीठों की संख्या, मामले दायर करने की समय सीमा दोनों बढ़ा दी गई है। इस ऋणदाताओं की समिति को सीआईआरपी के द्वारा लेखा परीक्षा को अनुरोध करने के लिए अधिकृत किया है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। फिर आता है कि ऋणदाताओं की एक वर्ग के अधिकृत प्रतिनिधियों को दिवाला प्रक्रिया में अधिक बढ़ी हुई भूमिका प्रदान की जाएगी, जिसमें यह कदम घर खरीदने वालों के हितों को बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए उठाया गया है। एआर और सीओसी चर्चाओं विचारों को समझने एवं घर खरीदारों की सहायता करने में जिम्मेदार होता है। आगे की राय में देखा जाए तो आईबीसी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आईबीबीआई द्वारा सुधारों के लिए की गई सिफारिशों को बेहतर तरीके से लागू करना चाहिए। प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस विकल्प की समीक्षा करने के बाद इसके दायरे में सभी कॉरपोरेट्स को लाया जाना चाहिए, और ऐसा इसलिए क्योंकि प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के तहत ऋण व्यक्ति या संस्था समाधान प्रक्रिया के दौरान कंपनी के संचालन जारी रख सकती है, जबकि सीआईआरपी के तहत ऐसा नहीं होता। विदेशों में भारत के जुड़े दिवालियेपन के समाधान के लिए सीमा पार समाधान तंत्र स्थापित करने की जरूरत है। कुछ विशेष क्षेत्रकों के लिए विशेष समाधान फ्रेमवर्क होना चाहिए, जैसे रियल एस्टेट हेतु परियोजना विशिष्ट समाधान प्रणाली। और आईबीबीआई को वैश्विक मानकों के समान हेयर कट्स या देह में कमी और अन्य प्रक्रियाओं के लिए एक मानक बनाया जाना चाहिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पीएम गति शक्ति पहल के बारे में। हाल ही में पीएम गति शक्ति पहल ने अपनी शुरुआत 2 वर्ष पूर्व कर ली है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 में की जाएगी। अब जानते हैं पीएम गति शक्ति के बारे में। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य भारत में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना का निर्माण करना है। आर्थिक क्षेत्र का आशय ऐसे क्लस्टर से होता है जहां विनिर्माण या मूल्य संवर्धन सेवाओं या अन्य सेवाओं के रूप में कई आर्थिक गतिविधियां चलाई जाती हैं। पीएम गति शक्ति के उद्देश्य के बारे में देखा जाए तो इसका उद्देश्य पीएमजीएसएनएमपी में टेक्सटाइल्स क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, रक्षा गलियारे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क जैसे आर्थिक क्षेत्रों को शामिल करना होता है। यह एक एकीकृत पोर्टल की शुरू किया गया है, जिसमें रेलवे, सड़क परिवहन सहित 16 मंत्रालयों को इस पोर्टल में जोड़ा जाएगा। फिर आता है प्राथमिक फोकस के अंतर्गत की योजना के अंतर्गत मुख्य ध्यान रणनीतिक योजना, वित्त पोषण के नवाचार तरीकों, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और योजना संचालित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया जाएगा। इसका दायरा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत 7 इंजन शामिल हैं, जिसमें सड़क, रेलवे, हवाई अड्डा, बंदरगाह, मास ट्रांसपोर्ट, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना इसके अंतर्गत आती है। अब आता है कि गति शक्ति संबंधित पहलों के प्रभाव के बारे में देखा जाए तो जिसके अंतर्गत पहल आती है लागत में कमी का होना। कि बेहतर अवसंरचना में लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होगा। कार्यान्वयन प्रक्रिया में तेजी लाना, सूचना की उपलब्धता में वृद्धि करना, जिससे आगामी कनेक्टिविटी परियोजनाओं, व्यापार केंद्रों, औद्योगिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा डायनामिक भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल बनाया गया है और इसका उपयोग सभी मंत्रालयों और विभागों के द्वारा किया जाता है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक तंत्र विकसित करने के संदर्भ में इसके तहत विभिन्न माध्यमों से बाधा रहित परिवहन कनेक्टिविटी स्थापित करने का प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जल मार्ग या भूमि बंदरगाह जैसी अवसंरचनात्मक योजनाओं को एकीकृत किया गया है। यात्रा में तय की जाने वाली दूरी कम करना, कि इसके तहत अवसंरचना के माध्यम से लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। इससे लोगों को सड़क, रेलवे, बिजली, ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसे पाइपलाइन जैसी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे, मेट्रो ट्रेन, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, अंतर्राज्यीय बस रैपिड ट्रांजिट जैसे एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्लेटफॉर्म विकसित किए जा रहे हैं।
अब आता है इसके संदर्भ में पीएम गति शक्ति के तहत 2025 के जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनके बारे में जानते हैं, जिसमें पहला आता है सड़कें कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करना। फिर दूसरा आता है रेलवे, जिसमें रेलवे की माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाकर 1600 मिलियन मीट्रिक टन करना। तीसरा आता है हवाई अड्डे, जिसमें 220 नए हवाई अड्डे या हेलीपैड वाटर एरोड्रोम का निर्माण करना। चौथी आती है पत्तन की कुछ कार्गो क्षमता को बढ़ाकर 1759 MMT प्रति व्यक्ति वर्ष करना। नवीनीकरण ऊर्जा में इसकी 225 में गीगावाट करना और दूरसंचार में कुल 2.6 लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करना और गैस पाइपलाइनों के निर्माण में 34,500 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन का निर्माण करना है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है पीएम गति शक्ति पहल के 6 स्तंभों के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला स्तंभ आता है समग्रता या कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में कि अलग अलग मंत्रालयों की सभी मौजूदा या भावी पहलों को एकीकृत करना। प्राथमिकता के संदर्भ में अलग अलग क्षेत्रों के साथ मिलकर परियोजनाओं को प्राथमिकता देना। सुधार के संदर्भ में यह मुख्य कमियों की पहचान के बाद संशोधन या विस्तार करने की योजना बनाने के अलग अलग मंत्रालयों की सहायता करना। समन्वय के संदर्भ में आता है कि विभागों के मध्य कार्यों के मामले में तालमेल बिठाना ताकि योजनाओं में होने वाले विलंब या विभागों के बीच होने वाले टकराव को कम किया जा सकता है। विश्लेषण के बारे में कि GIS आधारित स्थानिक नियोजन और विश्लेषणात्मक टूल की सहायता से संपूर्ण डेटा का एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना। गतिशीलता के बारे में कि यह विभागों की मास्टर प्लान में सुधार अपडेट करने के लिए महत्वपूर्ण उपायों को तलाशना। इसके संदर्भ में पीएम गति शक्ति की ये प्रमुख 6 स्तंभ आते हैं। अब आता है कि इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख कार्यान्वयन में चुनौतियों के बारे में देख लेते हैं। कार्यान्वयन में चुनौती के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें संरचना संबंधी समस्याएं आती हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना, परियोजना से प्रभावित समुदायों के लिए पुनर्वास और मुआवजा सुनिश्चित करना अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। वित्त पोषण से संबंधित बाधाओं के संदर्भ में देखा जाए तो निजी बैंक इन परियोजनाओं को ऋण देने से कतराते हैं और उन्हें ऋण के गैर निष्पादित परिसंपत्ति के होने का डर बना रहता है। केंद्र राज्य के बीच समन्वय में समस्या का आना कि इसमें कोई प्राधिकरण शामिल है जिनमें इनकी स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं होती है। अवसंरचना के विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के संदर्भ में देखा जाए तो उदाहरण के तौर पर इसमें नई परियोजनाओं की पारिस्थितिकी तंत्र में पड़ने वाले प्रभावों को कम करने की आवश्यकता होती है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें बेहतर भूमि उपयोग की योजना होगी, कौशल विकास होगा, प्रौद्योगिकी का उपयोग होगा, केंद्र राज्य सहयोग होगा, सामुदायिक प्रभाव आकलन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में इसको देखा जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के बारे में। यह परियोजना हाल ही में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की शुरुआत की गई है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में साहिबाबाद में से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर की दूरी में नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन का परिचालन शुभारंभ हुआ। इस परियोजना के बारे में जानें कि यह परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय केंद्रों को जोड़ने वाली एक नई समर्पित हाई स्पीड उच्च क्षमता वाली आरामदायक रेल यात्री परिवहन सेवा है। यह शहरी परिवहन को बेहतर बनाने, बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण की चुनौतियों के समाधान करने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है। इसमें रेलगाड़ियों की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि RRTC को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति की यात्रा तय कर सकते हैं और यह परिवहन साधारण मेट्रो और भारतीय रेलवे से निम्नलिखित प्रकार से अलग है, जिसके अंतर्गत आता है कि मेट्रो की तुलना में RRTS के तहत कम स्टेशन होते हैं, ट्रेन की गति अधिक होती है और यह अपेक्षाकृत लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की सेवा प्रदान करता है। पारंपरिक रेल परिवहन की तुलना में RRTS एक डेडिकेटेड मार्ग पर उच्च गति के साथ विश्वसनीय, कम समय अंतराल और पॉइंट टू पॉइंट क्षेत्रीय परिवहन सेवा की सुविधा प्रदान करती है। NCR में RRTS का विकास जिम्मा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को सौंपा गया है। अब जानते हैं RRTS के इम्पोर्टेंस के बारे में। RRTS का महत्व आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करना है, जिसके निर्माण में यात्रा के समय में कमी आएगी। इससे क्षेत्र की समग्र आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि होगी। संतुलित आर्थिक विकास होगा, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र का गहन आर्थिक एकीकरण होगा। बेहतर पहुंच होगी, जिससे आवागमन में तेजी आने से लोगों को अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यात्री किराया और समय में बचत होगी, जिससे RRTS में तुलनात्मक रूप से कम किराया होने से यात्रियों के पैसे बचेंगे। कम उत्सर्जन होगा, जिससे इस परिवहन में साधन से कम
कार्बन का उत्सर्जन होगा। सड़क पर भीड़ में कमी आएगी, जिससे सड़क मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं या बहुत सारे यात्री RRTS के तहत रेल यात्रा को प्राथमिकता देंगे, जिससे सड़क पर यातायात में कमी आएगी और पूरे NCR में राजमार्गों पर भीड़ में कमी आएगी। तो इसके संदर्भ में आता है। इस चरण को 2 चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें यह दिल्ली RRTS की यह एक परियोजना है, जिसमें चरण फर्स्ट और चरण सेकंड के अंतर्गत इस परियोजना को पूरा किया जाएगा। अब आता है कि RRTS के विकास में चुनौतियों के बारे में, कि इसमें पहला तो आता है कि वित्त पोषण की समस्या आएगी, कि रेलवे नेटवर्क के रखरखाव और संचालन के लिए अधिक मात्रा में अग्रिम निवेश की आवश्यकता होती है। इससे सार्वजनिक बजट पर बोझ बढ़ता है। पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं पैदा होंगी, जिससे परियोजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में तात्कालिक रूप से दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की समस्या का भी गंभीर हो सकती है और इससे ध्वनि प्रदूषण को भी बढ़ावा मिलेगा और आसपास के घरों में कंपन का खतरा बढ़ जाएगा। परियोजना को निर्माण से जुड़ी चुनौतियों में देखा जाए तो यह परियोजना इंजीनियरिंग चुनौतियों में शामिल है, जिसमें सुरंग बनाना, पुल निर्माण और रेल लाइनों के निर्माण में अनुरूप सही से बिछाना शामिल होता है। अब आता है इसके संदर्भ में कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवहन निगम के बारे में, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बारे में, कि यह केंद्र सरकार द्वारा तथा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त कंपनी के रूप में 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। यह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है, जिसका उद्देश्य NCR में रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम परियोजना को लागू करना है। इस संरचना में शहरी कार्य विभाग का सचिव इसके निर्देशक मंडल का पदेनाध्यक्ष होता है और इसके प्रबंध निर्देशक में MOHUA द्वारा मनोनीत होता है और प्रत्येक भागीदार राज्य की एक मनोनीत निर्देशक होता है और भारत सरकार से इससे 4 मनोनीत निर्देशक आते हैं। कार्य एवं जिम्मेदारियों को देखा जाए तो RRTS का डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, वित्त पोषण, संचालन और रखरखाव करना है। बेहतर कनेक्टिविटी और उपलब्धता के जरिए संतुलित और संधारणीय शहरी विकास सुनिश्चित करना है। इसके संदर्भ में प्रमुख पॉइंट आते हैं। अब आता है आगे की राय में देखते हैं कि इसके संदर्भ में कुछ सुझाव दिए गए हैं, जिसमें आता है कि निर्माण कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के स्तर को कम करने के लिए कास्टिंग, यार्ड या कंक्रीट वाली संरचनाओं पर जल पंपों की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही मार्ग के अलग अलग बिंदुओं पर वायु निगरानी उपकरण लगाने चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। फिर आता है कि यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि RRTS का एक नया डिजाइन नए शहरी योजना के लक्ष्यों, पर्यावरणीय संधारणता और मौजूदा परिवहन नेटवर्क को आपस में जोड़ने से अनुरूप होगा। जैसे उदाहरण के लिए इसके डिजाइन मानकों को PM गति शक्ति मास्टर प्लान के अनुरूप मजबूत करने की ज़रूरत है। यह जो आगे की राय के अंतर्गत ये जो सुझाव दिए जाते हैं, जिसमें जो आपके UPSC के मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं कि आप इसके अंतर्गत कोई भी टॉपिक आया, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो उसमें वो सुझाव पूछे जाते हैं। तो सुझाव के संदर्भ में आप इस तरीके के ऑथेंटिक मटेरियल को लेकर अपने हिसाब से उसको आंसर राइटिंग में उसका यूज कर सकते हैं। अब आता है परिवहन क्षेत्र की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का इसमें उपयोग करना चाहिए, जिसमें स्वचालित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली, संचार नेटवर्क, किराया संग्रह प्रणाली जैसी इसमें प्रौद्योगिकियाँ शामिल होती हैं, जिससे RRTS में सुचारू और सुविधाजनक संचालन बनाने में मदद मिलेगी। अब आता है समर्पित माल ढुलाई गलियारे के बारे में। यह जो गलियारा है अक्टूबर 2023 में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण कार्य को पूरा हो गया है। यह फ्रंट कॉरिडोर जो है यह एक प्रकार का रेलवे कॉरिडोर है। इसे वस्तुओं और सेवाओं तथा अन्य कमोडिटी के तीव्र एवं दक्ष परिवहन के लिए बनाया जा रहा है और ये रेलवे कॉरिडोर्स उच्च गति और उच्च ढुलाई क्षमता से युक्त होंगे। इसका उद्देश्य DFC का उद्देश्य भारत के रेलवे नेटवर्क को माल ढुलाई यातायात के यात्री यातायात से अलग करके मौजूदा रेलवे नेटवर्क में भीड़ भाड़ में कमी करना है और इसकी कार्यान्वयन एजेंसी का क्रियान्वयन डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर रहा है। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना या गठन 2006 में किया गया था। यह रेल मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यम है और यह DFC के निर्माण या रखरखाव के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। अब आता है इसके संदर्भ में ये प्रमुख इसके DFCCLI के प्रोजेक्ट मैप के बारे में जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट मैप किस तरीके से बनाया गया है। इसमें ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है जो खड़गपुर से विजयवाड़ा की ओर जाएगा। इसमें खड़गपुर से विजयवाड़ा की ओर जाएगा।
फिर दूसरा आता है ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर फर्स्ट, जो कि पालघर से दानकुनी की ओर जाएगा। फिर तीसरा आता है ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर, जो कि राज खरसावा से अंडाल की ओर जाएगा। और तीसरा नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर विजयवाड़ा से इटारसी की ओर जाएगा, जो कि 2513 किलोमीटर भाग चालू हो चुका है। और ये इसमें स्वीकृत 2843 किलोमीटर का 84% यह कवर करता है। यह विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। और ये जो दूसरा वाला है वह जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। तो इस तरीके से ये अलग अलग के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। तो इसको इस तरीके से ये दिखाया गया है। अब आता है इसके संदर्भ में डीएफसी के महत्व के बारे में जानते हैं। डीएफसी का जो महत्व है उसमें क्षमता में वृद्धि का होना, कि क्षमता में वृद्धि डीएफसी मौजूदा रेल मार्गों में यातायात के बोझ को कम करेगी। इससे सवारी गाड़ियों के आवागमन में सुधार होगा। लागत में कमी आएगी, कि माल ढुलाई में लागत में कमी आएगी। इससे वस्तुओं के मूल्य को कम करने में मदद मिलेगी। माल ढुलाई में कम समय लगेगा, ईंधन की कम खपत होगी, प्रति ट्रेन माल वहन क्षमता में भी वृद्धि होगी। अवसंरचना में सुधार होगा और इसके अंतर्गत आधुनिक स्प्रिंकलिंग सिस्टम लगाना होगा। पर्यावरणीय लाभ होगा, सभी क्षेत्रों में समान विकास होगा, जिससे कम विकसित क्षेत्रों में अधिक विकसित जो इसे जोड़कर समान आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न क्षेत्रों जैसे झारखंड और उड़ीसा, देश के कुछ हिस्सों जैसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बिजली संयंत्रों और औद्योगिक केंद्रों तक कोयला पहुंचाने के लिए परिवहन मार्ग प्रदान करने और इससे झारखंड और उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों का विकास होगा। डीएफसी के निर्माण में चुनौतियों के बारे में देखा जाए कि वित्त पोषण और वित्त स्रोत के संदर्भ में डीएफसी के तहत बनाई गई परियोजनाओं की काफ़ी बड़ी है और वित्त पोषण में देरी से इन परियोजनाओं को पूरा करने में अधिक समय लग सकता है और इस वजह से कुल लागत में वृद्धि होगी। तकनीकी चुनौतियों के संदर्भ में देखा जाए तो अलग अलग भौगोलिक विशेषताओं वाले इलाकों में परियोजना के विकास, पुलों, सुरंगों का निर्माण, परियोजना सुरक्षा, संचालन मानकों के अनुरूप होना चुनौतीपूर्ण होगा। मौजूदा नेटवर्क के साथ एकीकरण होगा, जिससे डीएफसी और मौजूदा अवसंरचनाओं के बीच सुचारू कनेक्टिविटी या तालमेल सुनिश्चित करना एक बड़ी बाधा होगी। बाजार की मांग और उपयोग होगा, जिसके अंतर्गत बाजार के उतार चढ़ाव के अनुरूप बदलाव, आर्थिक स्थितियों में बदलाव, माल ढुलाई मांग में उतार चढ़ाव, समर्पित गलियारों की उपयोगिता प्रभावित हो सकती है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख चुनौतियां आती हैं। अब आता है आगे की राय में। आगे की राय में देखते हैं कि इसमें मौजूदा नेटवर्क के साथ दक्षता से एकीकरण होना, कि इसमें भारतीय रेलवे के नेटवर्क और डीएफसी के बीच इंटरचेंज कनेक्टिविटी पॉइंट को बेहतर और दक्ष बनाने की आवश्यकता है। भूमि अधिग्रहण में तेजी लाना, कि जिससे भूमि अधिग्रहण के बदलते भूस्वामियों को शीघ्र उचित मुआवजा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। बाजार विश्लेषण और मांग का पूर्वानुमान होगा, जिससे डीएफसी की क्षमता और माल ढुलाई की संभावित मांग को बीच संतुलित बनाने के लिए बाजार स्थिति का गहन विश्लेषण और माल ढुलाई की संभावित मांग का आकलन करने की जरूरत है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंतर्गत आता है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के बारे में, कि हाल ही में 15 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसके अंतर्गत आता है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के लिए कुछ नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं, जिसमें पहली आती है कि भारत में ऊर्जा संबंधी अवसंरचना का पुराना होना, कि ऊर्जा संबंधी अवसंरचना पुरानी हो गई है, जिससे इन संरचनाओं को अधिक अपग्रेड और उनका आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। दूसरा आता है कि साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों में बढ़ जाना, नवीनीकरण ऊर्जा का एकीकरण होना, इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में वृद्धि होना और विकेंद्रीकृत विद्युत उत्पादन होना, जिससे नवीनीकरण ऊर्जा प्रणालियों का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, जिससे उदाहरण के लिए रूफटॉप सोलर पैनल, माइल्स मिनी ग्रिड स्थापित किए जा रहे हैं आदि। और इसके लिए नए विनियामकी फ्रेमवर्क और ग्रिड प्रबंधन रणनीति की आवश्यकता होती है। अब आता है इसमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के बारे में जानते हैं कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण क्या होता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत अधिनियम 2003 के तहत गठित यह एक सांविधिक संस्था है। इसका मंत्रालय विद्युत मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है और इसकी उत्पत्ति मूल रूप से रद्द किए जा चुके विद्युत अधिनियम 1948 की धारा 3 के क्लॉज 1 के तहत गठित किया गया है। 1951 में अंशकालिक निकाय में स्थापित किया गया है, जबकि 1975 में इसे पूर्णकालिक निकाय के रूप में अपग्रेड कर दिया गया। इसका उद्देश्य देश में विद्युत क्षेत्र के विकास को विनियमित करना और उसकी निगरानी करना और देश के सही भी उपभोक्ताओं को पर्याप्त गुणवत्ता वाली या विश्वसनीय 24/7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
इस संरचना में अध्यक्ष सहित 14 सदस्य होते हैं और इसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकतम 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित मामलों पर सलाह देती है। अब आता है आगे की राय में देखते हैं कि ऊर्जा भंडारण के संदर्भ में देखा जाए तो ऊर्जा भंडारण में या नवीनीकरण ऊर्जा भंडारण में प्रौद्योगिकियों की खोज करने और अपनाने को ध्यान केंद्रित करने चाहिए और इससे विद्युत की आपूर्ति और मांग को संतुलित बनाए रखने और ग्रिड की स्थिरता में सुधार में मदद मिलेगी। साइबर सुरक्षा सुनिश्चित होगी, डेटा एनालिटिक्स और पूर्वानुमानित रखरखाव होगा, जागरूकता होगी। इसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग और उनके सर्वोत्तम उदाहरणों से सीखने में CEA को बेहतर तरीके से पता लगाने में मदद मिल जाएगी, जिससे उदाहरण में बेंगलुरु में स्थापित बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के साथ सहयोग रहेगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक समुद्री क्षेत्रक के बारे में। समुद्री क्षेत्रक जिसके अंतर्गत हाल ही में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के तीसरे संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया। यह क्षेत्रक जो है वह इस मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2024 के 47 के दस्तावेज जारी किया गया है, जिसमें पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने तैयार किया हुआ है। इस दस्तावेज में भारतीय समुद्री क्षेत्रक के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत किया गया है जिसमें 80 लाख करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। अब आता है कि मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के बारे में कि इससे भारत के समुद्री क्षेत्र को पूरी तरह से बदलने के लिए 11 व्यापक थीम से जुड़ी रणनीतिक पहलों की रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें शामिल है संधारणीय और हरित समुद्री क्षेत्र जिसका उद्देश्य सभी 14 प्रमुख पत्तनों को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। साथ ही इसका लक्ष्य हरित ईंधन को अपनाने और भारत को हाइड्रोजन के उत्पादन और वितरण का केंद्र बनाना भी है। इसके लिए वैकल्पिक ईंधन के साथ साथ अलग अलग ईंधन का उपयोग इंजनों को अपनाते हुए प्रोत्साहन दिया जाएगा और यह एक अंतर्देशीय पोत ग्रीन ट्रांजिशन कार्यक्रम का शुरू किया जाएगा। 3 पत्तनों के ग्रीन हाइड्रोजन बंकर स्थापित किए जाएंगे जिसमें पारादीप पत्तन उड़ीसा, दीनदयाल पत्तन गुजरात और BO चिदम्बरनार पत्तन तमिलनाडु। इसके अंतर्गत ये 3 प्रमुख ग्रीन हाइड्रोजन बंकर होंगे। अब आता है अन्य पहलों के बारे में। अन्य पहलों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, सागरमाला कार्यक्रम, जलमार्ग विकास परियोजना, लैंडलॉर्ड पोर्ट, तटीय जिलों का विकास, लाइट हाउस आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना, इसके अंतर्गत ये प्रमुख पहल आती है। अब आता है पत्तनों के आधुनिकीकरण करना, परिचालन संबंधी दक्षता, डिजिटलीकरण में तेजी लाने आदि के प्रमुख पत्तनों में स्मार्ट शौचालय तो भविष्य आवश्यकता के अनुकूल बनाया जाएगा। इसका लक्ष्य भारतीय पत्तनों को शीर्ष 25 बंदरगाहों में शामिल करना भी है। इसमें जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण के लिए वैश्विक भागीदारी में शामिल होने की बात कही गई है। भारत के पत्तनों की परिवहन क्षमता में सुधार किया गया है। महासागर तटीय और नदी क्रूज क्षेत्रक में भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्रूज पर्यटन क्षेत्रक में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत 25 क्रूज टर्मिनल विकसित करने की योजना है। लॉजिस्टिक क्षमता में वृद्धि होगी जिससे प्रमुख पत्तनों में ठहरने वाले जलयानों की संख्या और अंतर्देशीय जलमार्गों की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 12% किया जाएगा। पेशेवर समुद्री सेवा प्रदान करना, विश्व स्तरीय शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। समुद्री क्लस्टर का विकास किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर समुद्री क्षेत्र की उपस्थिति होगी जिसमें भारत, मध्य पूर्व, यूरोप, कोरोडिव जैसी अंतरराष्ट्रीय गलियारों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय परियोजनाओं को एकीकृत किया जा सकेगा और दक्षता में सुधार किया जाएगा, जिससे प्रौद्योगिकी संचालित नवाचार से जुड़े एक इकोसिस्टम का निर्माण करके दक्षता में सुधार किया जाएगा और सरकार की समुद्री दक्षता में सुधार के लिए एक डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र से स्थापना की जाएगी। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है बंदरगाह और पत्तन में क्या अंतर होता है। बंदरगाह और पत्तन में प्राकृतिक बंदरगाह जो होते हैं वह प्राकृतिक होते हैं और इसमें जल की गहराई ज़्यादा होती है और दूसरी तरह पत्तनों का निर्माण किया जाता है और ये प्राकृतिक नहीं होती तथा जल की गहराई भी कम होती है। बंदरगाहों में जहाज कई दिनों तक सुरक्षित रूप से रुक जा सकते हैं, जबकि पत्तन में जहाज आते जाते रहते हैं और पत्तन प्रायः आकार में बड़े होते हैं और व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। यह पत्तन और बंदरगाह में अंतर होता है। भारत में समुद्रिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को जानते हैं कि भारत में समुद्री क्षेत्र में मुख्य रूप से पत्तन, बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग निर्माण, जलयानों की मरम्मत, अंतर्देशीय जलमार्ग प्रणाली शामिल है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र संबंधी सभी मुद्दों का प्रबंधन करने वाला एक नोडल केंद्रीय मंत्रालय होता है, जिसमें भारत के समुद्री तटों और द्वीपों पर 13 प्रमुख पत्तन और लगभग 200 छोटे पत्तन स्थित होते हैं। प्रमुख पत्तनों के प्रशासन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, जबकि गैर प्रमुख पत्तनों का प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की
होती है। पिछले दशक में भारत के प्रमुख पत्तनों की जो क्षमता है वह दुगनी हो गई है और बड़े जलयानों के लिए टर्न अराउंड समय 2014 में 42 घंटे की तुलना में अब 24 घंटे से कम हो गया है। अब आते हैं इसके संदर्भ में कि भारत के समुद्री क्षेत्र को विकसित करने के महत्व के बारे में देखा जाए तो जिसमें पहला आता है कि हिंद महासागर के अवसर होना। कि हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जल निकाय बन गया है, जो कि खनिज संसाधनों में समृद्ध। इस क्षेत्र का आकार लगभग 70 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो गया है। साथ ही यह विश्व के कई प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ता है और भारत में लगभग 7,517 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा और 1,382 अपतटीय द्वीप है, जो कि प्रचुर संसाधन और अवसर उपलब्ध कराता है। अब आता है तटीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के लिए आजीविका के अवसर के संदर्भ में देखा जाए कि भारत के अधिकांश तटीय क्षेत्र घनी आबादी वाले निचले इलाके में रहते हैं। यह तटरेखा के 50 किलोमीटर के दायरे में 25 करोड़ लोग निवास करते हैं। खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। भारत में मछली पकड़ने वाली लगभग 2,50,000 नौकाओं का बेड़ा मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखा जाए कि यह हिंद महासागर को वैश्विक अर्थव्यवस्था का गलियारा भी कहा जाता है और भारत रणनीतिक रूप से हॉर्मुज जल मरुमध्य और मलक्का जल मरुमध्य के बीच एक वाणिज्यिक शिपिंग लाइन पर अवस्थित है। क्षेत्रीय शक्ति बनने की आकांक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के पास हिंद महासागर क्षेत्र में नेवल सुरक्षा प्रदाता और एक विश्वसनीय भागीदार की भूमिका निभाने की संभावना और क्षमता विद्यमान है। अब आता है कि समुद्री सुरक्षा सुधार हेतु कुछ नई पहल स्टार्ट की गई हैं। इन पहलों के संदर्भ में देखा जाए तो इसके अंतर्गत पहली पहल आती है सामरिक परिसंपत्तियों के निर्माण और अधिग्रहण एवं संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है। इसके अंतर्गत दूसरा आता है कि इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन आदि के माध्यम से हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों के साथ सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत तृतीय आता है कि इसमें समुद्री क्षेत्र के बारे में जागरूकता प्राप्त करने और महासागर आधारित निगरानी के लिए अनुसंधान एवं तकनीकी प्रगति पर ध्यान दिया जा रहा है। और इसके अंतर्गत फोर्थ नंबर का आता है कि समुद्री और तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है समुद्री क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों के बारे में देखें कि पहला आता है अवसंरचना की कमी होना। कि बंदरगाह अवसंरचना और कनेक्टिविटी की कमी के कारण वस्तुओं की कुशल आवाजाही में बाधा उत्पन्न करती है। साथ ही इससे टर्न अराउंड टाइम में भी वृद्धि होती है और किसी जहाज द्वारा दो स्थानों के बीच माल की आवाजाही एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय को टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखा जाए तो इसमें समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद, जलयानों के परिवहन एवं समुद्र गतिविधियों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। इसके साथ ही कुछ गैर पारंपरिक सुरक्षा संबंधी खतरे भी उत्पन्न होते हैं, जैसे नशीली दवाओं और प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी, हथियारबंद लोगों के द्वारा डकैती, मानव तस्करी और अवैध प्रवासन आदि होता है। समुद्री क्षेत्र से व्यापार प्रदूषण होता है, जिससे आवश्यकता से अधिक समुद्री क्षेत्र के इस्तेमाल से कई पर्यावरणीय समस्याएं आती हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि का होना, समुद्री जीवों को नुकसान होना, आपदाओं की तीव्रता में वृद्धि होना, समुद्री अम्लीकरण आदि इसके अंतर्गत आती हैं। फिर आता है भू राजनीतिक चुनौतियों के बारे में कि इस क्षेत्र में राजनीतिक तनाव, जैसे उदाहरण के तौर पर चीन के साथ तनाव समुद्री व्यापार मार्गों के कुशल संचालन और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, जैसे कि चीन से लगातार हिंद महासागर के तटीय देशों पर अपना आर्थिक और सैन्य प्रभाव बढ़ रहा है और यह इस क्षेत्र में प्रमुख शक्ति के रूप में भारत के उदय के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है और इसके परिणाम स्वरूप समुद्री संसाधनों की कमी, आपदाओं की तीव्रता में वृद्धि, समुद्र का अम्लीकरण आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं और यह समुद्री सीमाएं की सामाजिक आर्थिक संभावनाओं का उपयोग करने में एक बड़ी बाधा के रूप में होती है। अब आता है तकनीकी चुनौतियों के बारे में कि भारत आवश्यक आधुनिक तकनीकों को अपनाने में पिछड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए गहरे समुद्र में अन्वेषण खनन के लिए आवश्यक उपकरणों की कमी देखी जाती है। अब आता है निष्कर्ष के तौर पर समझा जाए तो कि भारत इस मामले में मौजूद बाधाओं को दूर करने और अपनी समुद्री अवसंरचनाओं प्रौद्योगिकी असंधारणीय तरीके के विकास में निवेश बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। मैरीटाइम अमृतकाल विजन दस्तावेज एक ऐसे भविष्य के लिए मंच तैयार करता है जो कि भारत की समुद्री शक्ति न केवल आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करेगी बल्कि वैश्विक समुद्री क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार के रूप में इसकी स्थिति को भी मजबूत करेगी। समुद्री विजन 2047 के लिए भारत का दृष्टिकोण भारत की इन्हीं आकांक्षाओं को एक महत्वपूर्ण रूप मैप को तैयार करता है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 के बारे में। राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्रालय के द्वारा
राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 का मसौदा पर सार्वजनिक टिप्पणियां की गई हैं। इसके संदर्भ में सबसे पहले तो जानते हैं कि भारत में फार्मेसी सेक्टर के बारे में। फार्मेसी सेक्टर के बारे में जानें कि भारत फार्मा उद्योग में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा उद्योग है। वैश्विक वैक्सीन उत्पादन में भारतीय फार्मा उद्योग की हिस्सेदारी 60% है, जिसमें डिप्थीरिया, पार्टुसिस टेनेसिस या डीपीटी, बेसिलस कैलमेट गोएसिस या बीसीजी वैक्सीन को लेकर WHO की 70% आपूर्ति भारत से की जाती है। भारतीय फार्मा उद्योग के प्रमुख खंडों में देखा जाए तो जेनेरिक दवाएं, वैक्सीन, बल्क ड्रग, ओवर द काउंटर दवाएं, बायोसिमिलर और बायोलॉजिकल और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड विनिर्माण इसके अंतर्गत ये प्रमुख खंड होते हैं। अब आता है इससे संबंधित कुछ तथ्यों को देखा जाए तो इसका जो उद्देश्य है वह फार्मेसी अधिनियम 1948 के प्रति स्थापित करना है और मौजूदा फार्मेसी कानून काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग की स्थापना करना है। फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत फार्मेसी कार्य और पेशेवरों को नियंत्रित किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रस्तावित विधेयकों के कुछ उद्देश्य हैं, जिसमें पहला आता है कि सार्वजनिक संबंधी राष्ट्रीय लक्ष्यों को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण और बहुनीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना, पर्याप्त संख्या में और उच्च गुणवत्ता वाले फार्मेसी पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, प्रासंगिक मामलों के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना, सभी नागरिकों के लिए फार्मेसी सेवाओं को सुलभ बनाकर समतापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, फार्मेसी संस्थानों का पारदर्शी आकलन सुनिश्चित करना और भारत के लिए फार्मेसी रजिस्टर के रखरखाव को सुगम बनाना है। फार्मेसी पेशेवरों को नवीनतम फार्मेसी अनुसंधानों को अपनाने, अनुसंधान में योगदान देने और उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने में प्रोत्साहित करना है। अब आता है राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 के कुछ मसौदे हैं के तहत कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत जानते हैं कि राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग के गठन के बारे में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग का गठन करेगी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। फिर आता है कि एनपीसी की संरचना सदस्यों की शर्तें, पदावधि और उन्हें पद से हटाए जाने के संदर्भ में देखा जाए तो इनकी संरचना में एक अध्यक्ष होगा और इसमें आयोग में 13 पदेन सदस्य और 14 अंशकालिक सदस्य होंगे। इसमें खोज सह चयन समिति की सिफारिशों पर एनपीसी के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी और इसकी अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वह केंद्र सरकार के द्वारा योग्यता के निम्नलिखित सेट के आधार पर की जाएगी, जिसमें पात्र व्यक्ति फार्मेसी से जुड़ा एक शिक्षाविद तो पंजीकृत फार्मासिस्ट होना चाहिए, साथ ही उसे प्रशासनिक अनुभव भी प्राप्त होना चाहिए और उसे फार्मेसी क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। पदावधि और सेवा शर्तों के संदर्भ में देखा जाए तो सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से अधिकतम 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है और यह एनपीसी के सदस्य फिर भी उसे उस पद की या समकक्ष किसी पद की पुनर्नियुक्ति या कार्यकाल के विस्तार के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि ये न्यूनतम 6 महीने की कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद से उच्च पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे। पद से हटाए जाने के संदर्भ में केस में केंद्र सरकार निम्नलिखित आधारों पर इसे पद से हटा सकती है, जिसमें पहला आता है कि यदि किसी सदस्य को दिवालिया घोषित किया गया हो, दूसरा आता है कि किसी अपराध को दोषी ठहराया गया हो और तीसरा आता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम हो, उसके कारण उसे पद से हटाया जा सकता है। अब आता है इस आयोग के कार्यों के बारे में देखते हैं कि इस आयोग के अंतर्गत पहला कार्य आता है कि फार्मेसी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए नीतियां तैयार करना, प्रशासनिक मानकों का विनिमय करना है। दूसरा आता है विभिन्न बोर्डों के निर्णयों के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना। तीसरा आता है शिक्षा के आधारभूत मानक, भौतिक और शैक्षणिक सुविधाएं, अनुसंधान, अधिकतम देय ट्यूशन शुल्क आदि प्रदान करना। फार्मेसी क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और हाइब्रिड शिक्षा के उपयोग के लिए उद्योग एवं अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करना है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है खोज सह चयन समिति के बारे में जान लेते हैं, जिसके अंतर्गत यह समिति बनाई गई है। इसके अंतर्गत जानते हैं कि खोज सह चयन समिति की संरचना में एक सचिव होगा, जिसमें स्वास्थ्य जो कि एक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत होगा। केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्य होंगे, जिनमें नामांकित सदस्य होंगे, जिनमें 3 फार्मेसी विशेषज्ञ होंगे जिन्होंने फार्मेसी शिक्षा में उच्च योग्यता और न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, और एक सदस्य होगा जिसे प्रबंधन और कानून या अर्थशास्त्र या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च योग्यता या न्यूनतम 20 वर्षों का अनुभव प्राप्त किया गया हो। अब आता है 3 अलग अलग बोर्ड निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें बोर्ड का गठन होगा, जिसमें के अंतर्गत केंद्र सरकार एनपीएस के अधीन कार्य करने वाले 3 बोर्ड का गठन करेगी, जिसमें पहला आएगा फार्मेसी शिक्षा बोर्ड, जो कि भारत में किसी भी विश्वविद्यालय या फार्मेसी संस्थान द्वारा दी गई प्रत्येक फार्मेसी डिग्री को सूचीबद्ध और सुरक्षित करेगा। दूसरा आएगा फार्मेसी आकलन की रेटिंग बोर्ड के बारे में कि इस बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना नया फार्मेसी संस्थानों की स्थापना और कोर्स शुरू करने की रोक होगी। और फार्मेसी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड के अंतर्गत यह कार्य पेशेवर फार्मेसी विवरण से संबंधित एक राष्ट्रीय फार्मेसी रजिस्टर बनाए रखेगा, जिसका मुख्य लक्ष्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना होगा।
अब आता है बोर्ड की संरचना के संदर्भ में देखा जाए तो प्रत्येक बोर्ड में एक अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 2 पूर्णकालिक और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि एवं सेवा शर्तों के संदर्भ में देखा जाए तो इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और हालांकि ये 6 महीने की कूलिंग और पीरियड के बाद आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए पात्र और अंशकालिक सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और वे बोर्ड या आयोग में कार्यकाल के विस्तार या पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। अब आता है फार्मेसी सलाहकार परिषद के बारे में, जिसकी नियुक्ति एवं केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। यह फार्मेसी शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा समान पहुंच को बढ़ावा देने से संबंधित उपायों के बारे में राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग की सलाह प्रदान करेगा। राष्ट्रीय फार्मेसी कोष के बारे में, इस कोष के बारे में देखा जाए तो इस कोष का गठन किया गया यह कोष भारत के लोक लेखा का हिस्सा होता है। इस कोष का इस्तेमाल अध्यक्ष, सचिव, सदस्यों और बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और प्रशासनिक खर्चों के भुगतान के लिए किया जाएगा। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए कि भारत दुनिया का फार्मेसी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत काफ़ी सस्ती कीमतों पर वैश्विक मानकों के अनुरूप दवाएं तैयार करता है। इसलिए फार्मेसी क्षेत्र के नवाचार को बढ़ावा देने और सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत को स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में उभरती मांगों को पूरा करने के लिए एक बेहतर फ्रेमवर्क अपनाने की आवश्यकता होती है। अब आता है इसके संदर्भ में संक्षिप्त सुर्खियों के तौर पर देखा जाए तो इसमें पहली आती है लीप अहेड पहल के बारे में। लीप अहेड पहल के बारे में जानते हैं, जिसमें कि यह एक पहल टेक स्टार्टअप के चयन के लिए शुरू की गई एक अखिल भारतीय पहल है। इसका उद्देश्य टेक स्टार्ट को उच्च गुणवत्ता युक्त मार्गदर्शन प्रदान करना और उनके लिए निवेश सुनिश्चित करना है और उनकी वैश्विक पहुंच को सुलभ बनाना है। लीड अहेड को वस्तुतः विकास एवं समृद्धि के आरंभिक चरण वाली टेक स्टार्टअप्स के लिए डिजाइन किया गया और इस पहल को संयुक्त रूप से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एंड द एंटरप्रेन्योर्स और निवेशकों के समूह के द्वारा शुरू किया गया। अब जानते हैं STPI या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के बारे में। यह एक इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक विज्ञान एवं तकनीकी का संगठन है। यह सॉफ्टवेयर को निर्यात को बढ़ावा देने और टेक स्टार्ट को इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। अब जानते हैं लीप अहेड के पहल के महत्व के बारे में। इसमें पहला महत्व आता है कि बाजार के लिए उपयुक्त उत्पाद बनाने के, दूसरा आता है अपने ग्राहकों की पहचान करने में, तीसरा आता है हैंकिंग रणनीतियाँ विकसित करने में, चौथा आता है व्यापार नियमों के पालन में और पांचवा आता है टॉप लेवल की पदों की भर्ती और फंड को जुटाने के संदर्भ में इसका प्रमुख इंपॉर्टेंस होता है। अब आता है कि भारत में सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में कि हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री ने माइक्रोमेटर्स या मैक्रोव्यू शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की हुई है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में देखा जाए कि यह एक गैर वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थान का एक संघ होती है जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। यह देश में के सूक्ष्म वित्त संस्थान का एक शीर्ष निकाय होती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसके अंतर्गत आता है कि NBFC MFIs अन्य विनियामक संस्थाओं की तुलना में सर्वाधिक मात्रा में सूक्ष्म वित्त प्रदान करती है। यह एक सूक्ष्म वित्त संस्थान जो है वह सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में गिरावट आएगी। इससे वित्त वर्ष में 2022 में 5.6% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 2.7% पर आ गई है। सूक्ष्म वित्त प्रदायगी में पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की हिस्सेदारी में कमी दर्ज की गई और उनकी हिस्सेदारी पिछले साल में 37.7% थी, जो इस साल घटकर 34.9% रह गई है। आप जानते हैं कि सूक्ष्म वित्त से क्या अर्थ है। सूक्ष्म वित्त निम्न आय वाले ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो कि वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं जो आमतौर पर किसी कारणवश पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से लाभान्वित नहीं हुई है। आप जानते हैं कि भारत में वित्त सूक्ष्म वित्त के इंपोर्टेंस के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि वित्तीय समावेशन का होना, कि यह आबादी उस खंड को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के तहत लाने में सहायता करती है जो बैंकिंग सेवाओं में वंचित हो और उन्हें बहुत कम बैंकिंग सेवाएं प्राप्त हुई हैं। इसके अंतर्गत दूसरा आता है महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में, कि यह महिलाओं के लिए एक उल्लेखनीय आबादी सूक्ष्म वित्त के तहत उधार ले रही है। तीसरा आता है गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में, कि यह उन गरीब लोगों को आय सृजन गतिविधियों को संचालित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है और यह गरीबी को चक्र के समाप्त करते हुए आर्थिक गतिशीलता लाने में सहायक होता है। फिर आता है सामुदायिक विकास के संदर्भ में, कि स्वयं सहायता समूहों और समुदाय आधारित दृष्टिकोणों के माध्यम से सूक्ष्म वित्त ने सामाजिक एकजुटता और समुदाय विकास को सुविधाजनक बनाया हुआ है। अब आता है MFI के समक्ष मौजूद चुनौतियों के बारे में देखा जाए तो यह कम लोगों तक इसकी पहुंच का होना, उच्च ब्याज दर का होना, शहरी गरीबों की अनदेखी होना और अतिदेय ऋणों का लगातार बकाया रहना इसके संदर्भ में आता है।
अब आता है कि भारत में सूक्ष्म वित्त के लिए सरकार के द्वारा कुछ पहले स्टार्ट की गई, उन पहलों के संदर्भ में देखा जाए तो इसके अंतर्गत पहली पहल आती है कि SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम का लक्ष्य SHG को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा को बढ़ावा देना है, साथ ही उनके ऋण पैटर्न और गैर आय सृजन गतिविधियों में उत्पादन आधारित गतिविधियों में बदलना भी इसके लक्ष्य को शामिल करता है। फिर दूसरी पहल आती है ई शक्ति पहल के बारे में, जिसका लक्ष्य अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप के खातों को डिजिटल बनाते हुए इन समूहों के सदस्यों को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाना है। और इसकी तीसरी पहल आती है PM स्वनिधि के बारे में, जो कि यह सूक्ष्म ऋण प्रदान करने वाली एक योजना होती है जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती आधार पर वर्किंग कैपिटल के रूप में ऋण प्रदान किया जाता है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख पहलें आती हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट सुर्खियाँ, जिसमें आता है कि डायरेक्ट लिस्टिंग के बारे में। डायरेक्ट लिस्टिंग हाल ही में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा कंपनी संशोधन अधिनियम 2020 की धारा 5 के अधिसूचित किया गया है, जिसमें धारा 5 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 23 में संशोधन करती है और उसमें संशोधन के तहत कहा गया है कि भारतीय कंपनियों को अपनी प्रतिभूतियों को सीधे विदेशी स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध करने की अनुमति दी गई है और इसे डायरेक्ट लिस्टिंग कहा गया। अब जानते हैं डायरेक्ट लिस्टिंग क्या होती है। डायरेक्ट लिस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई कंपनी नए शेयर जारी करने के बजाय मौजूदा शेयरों को ही सार्वजनिक रूप से पेश करती है। तात्पर्य यह है कि डायरेक्ट लिस्टिंग में किसी कंपनी को आरंभिक सार्वजनिक पेशकश प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती और यह एक वैश्विक पूंजी की पहुंच को सुगम बनाती है। अभी तक भारतीय कंपनियां केवल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स के आधार माध्यम से ही विदेशी बाजारों में अपनी ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करके विदेशी इक्विटी बाजारों तक पहुंच सकती हैं। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों के बारे में। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां, RBI ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को उधारकर्ताओं की ऋण या क्रेडिट संबंधी जानकारी को अपडेट करने और उन्हें संशोधन करने में देरी करने में उधारकर्ताओं को मुआवजे देने संबंधी फ्रेमवर्क जारी करने का निर्देश दिया हुआ है। यदि शिकायत पर समाधान 30 दिनों के भीतर नहीं किया जाएगा तो CIC शिकायतकर्ता को मुआवजा देगी। साथ ही साथ यह CIC उधारकर्ताओं को क्रेडिट या ऋण संबंधी जानकारी का रखरखाव करेगी। बैंकों और अन्य ऋणदाताओं को इस जानकारी तक पहुंच प्रदान करेगी। CIC का बैंकों, क्रेडिट कार्ड कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में जानकारी एकत्र कर सकती है और ऋण देने वाली संस्थाएं उधारकर्ताओं की ऋण पात्रता तय करने के लिए CIC क्रेडिट रिपोर्ट का संदर्भ लेती हैं। CIC को RBI लाइसेंस प्रदान करेगी। इसके संदर्भ में आता है। अब आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंतर्गत आता है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस के प्लेटफॉर्म के बारे में। यह प्लेटफॉर्म भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में IRRA को प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस की शुरुआत की है। सेबी ने IRRA की प्लेटफॉर्म को मुख्य रूप से ट्रेडिंग के समय आने वाले टेक्निकल ग्लिच से निवेशकों को बचाने के लिए आरंभ किया है। ट्रेडिंग के समय टेक्निकल ग्लिच के चलते निवेशक अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इसमें 2 फेस होते हैं। पहला आता है प्राइमरी साइट का और दूसरा आता है एक डिजास्टर रिकवरी साइट का। यह प्लेटफॉर्म सभी ट्रेडिंग केंद्रों से ट्रेडिंग मेंबर्स के ट्रेड्स को डाउनलोड करता है। साथ ही इंटरनेट के माध्यम से ट्रेडिंग या वायरलेस तकनीक का उपयोग करने वाले निवेशकों को IRRA एक्सेस करने के एक लिंक के साथ SMS या ईमेल भेजता है। इससे देश में सभी स्टॉक एक्सचेंजों जिसमें BSE, NSE, NCDEX, MCX और मेट्रोपॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से इसे विकसित किया हुआ है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंतर्गत आता है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग पर कन्वेंशन के बारे में। कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कर कन्वेंशन स्थापित करने संबंधित संकल्प के पक्ष को मतदान किया हुआ है। इस संकल्प को नाइजीरिया में प्रस्तुत किया गया है, जिसका शीर्षक था संयुक्त राष्ट्र में समावेशी और प्रभावी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग में प्रोत्साहन करना है। इसके संदर्भ में आता है कि संकल्प के उद्देश्यों को देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि यह संकल्प सदस्य देशों के नेतृत्व में किसी निश्चित सीमा के बिना अंतर सरकारी तदर्थ समिति के गठन का प्रावधान करता है और यह समिति संयुक्त राष्ट्र टैक्स कन्वेंशन तैयार करेगी। यह कर के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को प्राथमिकता देता है। साथ ही जून 2025 तक संयुक्त राष्ट्र टैक्स कन्वेंशन तैयार करने का लक्ष्य भी निर्धारित करता है। अब आता है कि इस संकल्प का महत्व और इसकी आवश्यकताओं के बारे में देखा जाए तो इसके अंतर्गत पहला आता है कि यह कन्वेंशन लागू होने पर यह वैश्विक कर प्रणाली से संबंधित विविध समस्याओं का समाधान संभव हो सकेगा, जिसमें कुछ समस्याएं आएंगी। जिसके अंतर्गत पहली समस्या आएगी कि बड़े पैमाने पर कर की चोरी का होना। दूसरी आती है कि धन की गैरकानूनी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन होना। तीसरी आती है चुराई गई परिसंपत्तियों की बरामदगी होना और चौथी आती है डिजिटल अर्थव्यवस्था पर उचित कर लगाना। इसके अंतर्गत ये प्रमुख समस्याएं आती हैं। अब आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन से हर साल $480 बिलियन से अधिक की हानि होती है। कन्वेंशन लागू होने से कर संबंधी आय में होने वाली इस हानि को रोका जा सकता है और इस कन्वेंशन
अधिवेशन में लागू होने के बाद कर संबंधी अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में एकाधिकार को समाप्त किया जा सकेगा। यह संकल्प सभी देशों को अपनी कर संप्रभुता को सुरक्षित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कर संबंधी नियमों को बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देता है। साथ ही यह उचित एवं सतत आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली के निर्माण में सहयोग को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। चलिए तो जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। यह एक संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति, शक्तियां, संरचना, कार्य और प्रक्रियाएं 1945 की संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 4 के अंतर्गत निर्धारित की गई हैं, जिसका उद्देश्य सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नियुक्त करना है, संयुक्त राष्ट्र के बजट पर विचार करना, उसे मंजूरी देना है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति आदि से संबंधित सभी सवालों पर चर्चा करना है। अब आता है इसमें कुल टोटल 193 सदस्य देश होते हैं, जिसमें भारत भी इसका सदस्य देश आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंतर्गत आता है देवास निवेशकों से संबंधित मामला। हैग जिला न्यायालय ने देवास मल्टीमीडिया के निवेशकों को मुआवजा देने संबंधी निर्णय को रद्द करते हुए भारत सरकार से अपील को खारिज कर दिया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग अधिकरण ने देवास मल्टीमीडिया के मॉरिशस आधारित निवेशकों को $111 बिलियन का मुआवजा प्रदान करने का निर्णय लिया था और इस निर्णय देवास और एंट्रेंस कॉर्प्स के बीच 2005 में किए गए एक सफल सौदे के असफल होने के जुड़े मामले में किया गया था। इस सौदे के तहत इसरो द्वारा देवास मल्टीमीडिया को 2 संचार उपग्रह 12 साल के लिए लीज पर दिए गए थे और 2011 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुरक्षा कारणों से इस सौदे पर खारिज कर दिया था। एंट्रेंस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक वाणिज्यिक शाखा होती है। चलिए तो जानते हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के बारे में, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में, जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। इसके बारे में जाने कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख कानूनी संस्था होती है, जिसकी उत्पत्ति 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक संकल्प के द्वारा की गई थी। इसमें सौंपे गए कार्यों में आता है कि यह व्यापार संबंधी कानूनों को आधुनिक और सुसंगत बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाली कानूनी बाधाओं को दूर करने में मदद करता है और इसमें टोटल 70 सदस्य देश होते हैं, जो सभी देश अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इसके संदर्भ में आता है भारत सरकार ने UNCITRAL के इस निर्णय को रद्द करवाने के लिए हैग की जिला अदालत में याचिका दायर की थी, जिसके तहत भारत सरकार ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 2022 के आदेश का हवाला दिया हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोप में देवास मल्टीमीडिया के परिसमापन का आदेश दिया हुआ था, जिसके अंतर्गत मध्यस्थता नियमों के तहत दिया गया यह निर्णय कार्यवाही में शामिल सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। अब जानते हैं कि भारत में मध्यस्थता संबंधी कानून के बारे में, जिसमें आता है कि भारत के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 को कानून के UNCITRAL फ्रेमवर्क की दर्ज का तैयार किया गया है, जिसे अंतिम बार 2021 में संशोधित किया गया था। इसके संदर्भ में देखा जाए तो यह है, इसका उद्देश्य भारतीय मध्यस्थता कानून को आधुनिक बनाना है और इससे सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों के अनुरूप लाना है तथा भारत को मध्यस्थता के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा करना है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 के तहत नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई थी, जिसका नाम बदलकर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र कर दिया गया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आता है इसके अंतर्गत कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के बारे में, कि हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रालय ने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड का लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर जारी की हुई है। इसके बारे में जानें कि इसकी स्थापना देश के प्रत्येक किसान को प्रमाणित और वैज्ञानिक रूप से तैयार बीज उपलब्ध कराने के लिए 2023 में की गई थी। यह एक सहकारी समिति है जिसकी स्थापना बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत 2023 में की गई थी, जिसमें यह परंपरागत बीजों के संरक्षण, संवर्धन और अनुसंधान में मदद मिलेगी। परंपरागत बीजों के संरक्षण कर उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे स्वास्थ्यपूर्ण अन्य फल सब्जियों उत्पादन का निरंतर होता रहे और यह BASSL करेगी। इसके निर्णय में संयुक्त राष्ट्र की प्रोत्साहन किया गया है, जिसमें भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, कृषक भारती सहकारी लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इसके अंतर्गत कार्यरत होते हैं, जो कि किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कोटे में वृद्धि के संदर्भ में
देखते हैं कि इसके संदर्भ में कि आईएमएफ ने कार्यकारी बोर्ड के सदस्य देशों में कोटे में वृद्धि के संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी हुई है। कार्यकारी बोर्ड ने सदस्य देशों के वर्तमान कोटे में 50% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है और यह वृद्धि देशों के मौजूदा कोटे के अनुपात में होगी। मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव पर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा विचार एवं मतदान किया जाएगा और इसके उपरांत इससे प्रभावी बनाया जाएगा। कोटे में बढ़ोतरी के महत्व को देखा जाए तो इसके जरिए आईएमएफ ने स्थायी सदस्यों का बढ़ाया जा सकेगा और वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे ऋण के माध्यम से जुटाए जाने वाले संसाधनों में निर्भरता कम रहेगी, जिससे वर्तमान में आईएमएफ बाइलेटरल बोरो अरेंजमेंट पर निर्भर है और अब वह न्यू अरेंजमेंट टू बोरो नामक एक संकटकालीन ऋण निधि बनाने पर विचार कर रही है और इसमें वह जुटाए गए संसाधनों का 60% हिस्सा लेगी। अब आता है कि आईएमएफ कोटे के बारे में कि यह कोटा आईएमएफ की वित्तीय और शासी संरचना का प्रमुख भाग होता है, जो कि कोटे को विशेष आहरण अधिकरण के रूप में दर्शाया जाता है। आईएमएफ एक यूनिट ऑफ अकाउंट होता है। कोटे का उपयोग निम्नलिखित के निर्धारण के द्वारा किया जाता है, जिससे पता चलता है कि किसी सदस्य देश में आईएमएफ को कितने संसाधन का योगदान दिया जाता है। इससे आईएमएफ में लिए जाने वाले निर्णयों में सदस्य देशों की मतदान शक्ति तय होती है और सदस्यों के कोटों की प्रति एसडीआर 1 लाख पर 1 वोट और मूल वोट मिलता है और यह सभी सदस्य देशों के लिए समान होता है। अब आता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क को पहली बार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पहली बार आईसीएन के संचालन समूह का सदस्य बना हुआ है। सीसीआई की सदस्यता अवधि 2 वर्ष की होगी, जिसमें आईसीएन 140 प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों और एजेंसियों का एक विशेषीकृत किंतु अनौपचारिक नेटवर्क होता है, जिसका लक्ष्य दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाली नीतियों में बेहतर मानकों और प्रक्रियाओं को अपनाने का समर्थन करना है। आईसीएन का मार्गदर्शन संचालन समूह नामक ऐसे शीर्ष निकाय द्वारा किया जाता है, जिस समूह में 18 सदस्य शामिल होते हैं। अब आता है प्रसारण सेवा अधिनियम विधेयक 2023 के बारे में। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने ड्राफ्ट प्रसारण सेवा विधेयक 2023 को मसौदा तैयार किया हुआ है। यह विधेयक कानून बनने के बाद केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम 1995 तथा सूचना और प्रसारण क्षेत्र को विनियमित करने वाली अन्य नीतिगत दिशा निर्देशों का स्थान लेगी। मसौदा विधेयक के मुख्य प्रावधान को देखा जाए तो यह समेकित कानूनी ढांचा होता है। यह ओवर द टॉप, डायरेक्ट टू होम, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीविजन, डिजिटल न्यूज, करंट अफेयर आदि इंडिया को इत्यादि को कवर करता है। कंटेंट मूल्यांकन समितियों की स्थापना, ये समितियां स्व मूल्यांकन को भी बढ़ावा देती हैं। इसमें कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता भी निहित होती है, जो कि विविध सेवाओं में अलग अलग कार्यक्रमों में विज्ञापन संहिताओं का प्रस्ताव कर सकती है और इसमें प्रसारकों द्वारा सौंदर्यीकरण करने और प्रतिबंधित कंटेंट के लिए एक्सेस कंट्रोल उपाय के लिए प्रावधान किए गए हैं। प्रसारण सलाहकार परिषद, जो कि अंतर विभागीय समिति का स्थान लेती है। उचित दंड के अंतर्गत यह उसकी वित्तीय क्षमता के अनुसार मौद्रिक दंड एवं जुर्माना लगाया जाता है। दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता उपाय होते हैं। अवसंरचना को साझा करना एवं प्लेटफॉर्म सेवाएं देना होता है। और विधेयकों के लिए आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में देखा जाए तो इसमें एकीकृत और भविष्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है। ये विधेयक अप्रासंगिक अधिनियमों, नियमों और दिशा निर्देशों को हटाकर प्रसारण क्षेत्र के विनियामकी ढांचे में सुधार करेंगे। यह दिव्यांगजन जैसे समुदाय के समावेशन को बढ़ावा देवे और यह वन स्टॉप कानून के व्यवसाय को लागू करने की सुगमता को बढ़ावा देते हैं। अब आता है डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 के बारे में। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दी है। यह नीति केंद्रीय संचार ब्यूरो को सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता प्रसार करने के लिए डिजिटल मीडिया स्पेस का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी। नीति के उद्देश्यों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आता है कि भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की सोशल मीडिया पहुंच में सुधार होना और एक ऐसे नीतिगत ढांचे को लागू करना है जो मंत्रालयों और सीबीसी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएगी। इसके अंतर्गत जानते हैं कि केंद्रीय संचार ब्यूरो होता क्या है। यह इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह मीडिया संबंधी रणनीति पर सरकार के लिए एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है और इसकी उत्पत्ति पहले के कुछ संस्थाओं जैसे कि विज्ञापन और वर्चुअल प्रसार निदेशालय, क्षेत्रीय प्रसार निदेशालय तथा संगीत नाटक डिवीजन को आपस में मिलाकर 2017 में इसको स्थापित की गई थी, जिसका मुख्य कार्य प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल, आउटडोर और डिजिटल मीडिया के माध्यम से संदेशों का प्रसार करना है और इससे लोगों के सशक्तिकरण हेतु प्रमुख सूत्रधार के रूप में सरकार की छवि को बेहतर करने में मदद मिलती है। अब आता है नीति की मुख्य विशेषताओं के बारे में देखा जाए तो यह नीति सीबीसी
और OTT के और वीडियो ऑन डिमांड स्पेस एजेंसियों के संगठनों की सूची तैयार करने में सक्षम बनाएगी। CBC को डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म को पैनल तैयार करने में सक्षम बनाएगी तथा नीति के लाभों के संदर्भ में देखा जाए तो यह लक्षित तरीके से नागरिक केंद्रित संदेशों का प्रभावी प्रसारण संभव होगा। जन उन्मुख प्रसारों का प्रसारण कम लागत में किया जाएगा। एक विशाल सब्सक्राइबर बेस का लाभ उठाकर अधिक आबादी तक पहुंचा जा सकेगा और मार्च 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 880 मिलियन से अधिक लोगों तक इंटरनेट की पहुंच की जाएगी, जिससे दूरसंचार के 1172 मिलियन से अधिक ग्राहक होंगे। अब आता है हमारी नेक्स्ट इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में। इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने पहले इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड को बिड सिक्योरिटी के रूप में स्वीकार किया हुआ है। चलिए तो जानते हैं इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में। यह एक त्रिपक्षीय अनुबंध होता है जिसमें एक पक्ष जिसमें जमाकर्ता सिक्योरिटी या दूसरा पक्ष प्रिंसिपल के प्रदर्शन या दायित्व में तीसरा पक्ष को गारंटी देता है। यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जमानती व्यवस्था के रूप में कार्य करता है, साथ ही कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ प्रिंसिपल को भी सुरक्षा प्रदान करता है। इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड्स को बैंक गारंटी के बदले में लाया जाता है। इसे अप्रैल 2022 में भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण की अनुमति प्रदान की गई है। अब आता है रेफरेंस फ्यूल के बारे में। रेफरेंस फ्यूल आखिरकार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया हुआ है। वर्तमान में भारत द्वारा रेफरेंस फ्यूल का आयात किया जा रहा है और यह रेफरेंस फ्यूल प्रीमियम तथा उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद होते हैं जिनका उपयोग वाहनों के मूल उपकरण विनिर्माता और ऑटोमोटिव क्षेत्र में टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन में शामिल संगठन वाहनों की कैलिब्रेशन व टेस्टिंग के लिए करते हैं। रेफरेंस फ्यूल के लिए ईंधन संबंधी मानक व्यावसायिक गैसोलीन और डीजल की तुलना में कहीं अधिक कठोर होते हैं और स्थानीय स्तर पर उत्पादित रेफरेंस फ्यूल ऑटोमेटिक उद्योग के मानकों के अनुरूप होते हैं। साथ ही उन्हें उचित मूल्य पर व समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड ये टॉपिक फिनिश होता है। अब आगे का टॉपिक आता है सुरक्षा। सुरक्षा के संदर्भ में टॉपिक को देखते हैं, जिसके अंतर्गत पहली हेडिंग आती है पड़ोसी देशों में अशांति और भारत की आंतरिक सुरक्षा के बारे। सुर्खियों में क्यों रहा है? हाल ही में म्यांमार ने सेना और लोकतंत्र में समर्थक विद्रोही असैनिक गुटों के बीच हुई गोलीबारी के बाद म्यांमार में लगभग 1500 लोगों को मिजोरम में चम्फाई जिले में शरण ली हुई है। इसके संदर्भ में अब जानते हैं कि म्यांमार में गृह युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में कि फरवरी 2021 में म्यांमार ने सैन्य तख्तापलट हुआ था। इसके संदर्भ में तब से अभी तक यह स्थिति बनी हुई कि वहां अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। सैन्य तख्तापलट के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को सत्ता से हटाकर वहां आपातकाल लागू कर दिया गया था और हालिया संघर्ष में सत्तारूढ़ सैन्य शासन जुंटा की फौज और लोकतंत्र समर्थक सैन्य समूह द ब्रदरहुड अलायंस के बीच चल रही हिंसक झड़पों का हिस्सा था। इस सैन्य गठबंधन में 3 निर्जातीय सशक्त समूह शामिल थे, जिसमें म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी और अराकान आर्मी इसके अंतर्गत शामिल थे। चीन राज्य में हमलों के बाद 3 निर्जातीय हथियारबंद समूहों ने एक साथ मिलकर समन्वित रूप से जुंटा सरकार के सैन्य बलों पर हमला किया हुआ है, जो सशक्त सैन्य समूह ने इस हमलों को ऑपरेशन 1027 नाम दिया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि मौजूदा संघर्ष के कारण 2 लाख लोग विस्थापित हुए हैं और भारत का इसमें रुख है कि पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने के लिए भारत सरकार ने जुंटा के साथ सुरक्षा संबंधी सहयोग करना जारी रखा था। साथ ही भारत म्यांमार ने संघर्ष की समाप्ति सभी हितधारकों के बीच सकारात्मक रूप से बातचीत की वकालत की हुई है। म्यांमार ने संघर्ष के कारण उत्पन्न क्षेत्रीय अस्थिरता भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है। अब आता है इसके संदर्भ में जानते हैं कि शरणार्थियों से जुड़े नैतिक दुविधा या अवैध प्रवासी के बारे में कि शरणार्थियों को स्वीकार करने के पक्ष में क्या तर्क है और इसके विपक्ष में क्या तर्क है। इसके पक्ष में तर्कों को देखा जाए तो इसमें आता है कि सभी देशों को शरणार्थियों के अधिकारों को बनाए रखने की गारंटी देना चाहिए। इसमें गैर वापसी के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है और यह सिद्धांत देशों को अपने अधिकार क्षेत्र में शरणार्थियों को कहीं और भेजने और उन्हें जबरन हटाने से रोकता है और इस सिद्धांत के अनुसार शरणार्थियों को किसी भी ऐसे देश में वापस नहीं भेजना चाहिए जहां उनके जीवन के सामने खतरा हो या उन्हें अमानवीय या अपमानजनक स्थिति या बिना किसी बात के सजा या किसी की तरह क्षति का सामना करना पड़े। फिर आता है मानवतावाद के संदर्भ में। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य को सभी प्राणियों और विशेष रूप से कमजोर लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए और सभी को हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए।
वैश्विक नागरिकता की अवधारणा के संदर्भ में देखा जाए कि परस्पर जुड़े इस विश्वीकृत युग में राष्ट्रीय सीमाओं से परे वैश्विक नागरिकता की अवधारणा पर कार्य करता है। अब आता है शरणार्थियों की स्वीकार करने के विरुद्ध में तर्क में देखते हैं। पहला आता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध अवैध शरणार्थियों को आतंकवादी संगठनों द्वारा भर्ती किए जाने का खतरा अधिक होता है। गवर्नेंस से जुड़ी चुनौतियां होती हैं क्योंकि बड़ी संख्या में आने वाली शरणार्थियों की पहचान कर पाना, इनमें जुड़ी हुई कानूनी प्रक्रिया पूरी कर पाना और उन्हें एक साथ रख पाना काफी मुश्किल होता है। संसाधनों का आवंटन होता है, इससे अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है क्योंकि उनकी आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। अब आता है कि भारत के पड़ोसी देशों की विशेषताओं के बारे में देखते हैं, जिसमें पहली आती है विविधता का होना, कि भारत के पड़ोसी देश भी अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक स्थिति के कारण विविधता से परिपूर्ण है। विषमता के संदर्भ में देखा जाए तो भारत और चीन किसी भी अन्य पड़ोसी देश की तुलना में जनसंख्या और आकार में कई गुना बड़े हैं। लोकतंत्र के संदर्भ में इनकी जड़ें बहुत गहरी एवं मजबूत है, लेकिन कुछ पड़ोसी देशों में राष्ट्र निर्माण का कार्य भी अभी पूरा नहीं हुआ है। सबसे कम एकीकृत क्षेत्र उनकी समानताओं, सहायक तत्वों के बावजूद भी भारत का पड़ोस विश्व के सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक है और बाह्य शक्तियों का प्रभाव पारंपरिक रूप से बाहरी शक्तियों का भारत के पड़ोसी देशों के विकास पर व्यापक प्रभाव रहा है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि पड़ोस देश में अशांति के भारत की आंतरिक सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसके अंतर्गत पहला आएगा कि शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों की बड़ी संख्या में आगमन होगा, राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी, सीमा पार आतंकवाद की घटनाएं होंगी और आंतरिक संघर्षों की में वृद्धि होगी। अब आता है कि पड़ोसी देशों में शांति लाने के लिए भारत के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें आता है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास का होना, कि जानकारी के आदान प्रदान के बढ़ावा देना और रणनीतिक ऑपरेशंस के लिए संयुक्त रूप से रणकौशल तकनीकों और सैन्य अभ्यास आयोजित करने पर बल दिया जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति का आयोजन। फिर आता है दूसरा, लोकतंत्र का समर्थन के संदर्भ में कि भारत ने अपने पड़ोसी देशों में लोगों के अधिकार देने और लोकतंत्र का प्रबल समर्थन किया हुआ है। तीसरा आता है मानवीय सहायता के संदर्भ में कि श्रीलंका में आई सुनामी, मालदीव में जल संकट से लेकर 2015 में नेपाल में आए भूकंप की आपदाओं के समय भारत ने तेजी से और प्रभावी ढंग से सहायता पहुंचाई थी। भारत की नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में 3 पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भारत से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी धर्म वाले लोगों को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है और उन्हें जल्द से जल्द नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान भी करता है। और भारत ने 1 लाख से ज़्यादा तिब्बती लोगों को शरण दे रखी है, जिसमें भारत धर्मशाला स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को अपना समर्थन भी प्रदान करती है। अब आता है पड़ोसी देशों में फैली अशांति के कारण उत्पन्न होने वाले खतरों से निपटने के लिए आगे की राय देखते हैं कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए, अवैध प्रवासन को नियंत्रित करना चाहिए, कूटनीतिक सहभागिता का उपयोग करना चाहिए और आसूचना तंत्र को समग्र रूप से मजबूत करना चाहिए। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वैश्विक परमाणु विनिमय के बारे में। वैश्विक परमाणु विनिमय के संदर्भ में देखा जाए तो हाल ही में रूस की संसद ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुबंधन को रद्द करने का एक विधेयक पारित किया हुआ है। इससे संबंधित मुख्य पॉइंट को देखा जाए तो जिसमें पहला आता है कि इस विधेयक को पारित करने का मुख्य उद्देश्य रूस को अमेरिका के समकक्ष लाना है। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका में CTBT पर हस्ताक्षर तो नहीं किए हैं, लेकिन इनका समर्थन नहीं किया। रूस के इस कदम ने यह चिंता जताई की जा रही है कि यह यूक्रेन की सैन्य सहायता करने में पश्चिमी देशों को रोकने के लिए फिर से परमाणु परीक्षण शुरू कर सकता है और इस घटना में परमाणु विनिमय और दुनिया भर में उनकी प्रभावशीलता के विचार में चर्चा के लिए केंद्र में लाया जाएगा। परमाणु विनिमय के संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियम के बारे में देखने से पहले हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या है। इसका मुख्यालय जो है वह वियना ऑस्ट्रिया में है तथा इसकी उत्पत्ति एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी 1957 में, जिसका उद्देश्य परमाणु विज्ञान प्रौद्योगिकी और सुरक्षित या विश्वसनीय शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कार्य करना है, जिसमें टोटल 178 देश हैं, जिसमें भारत भी इसका सदस्य देश है। इसके अंतर्गत इसके कार्यों को देखा जाए तो यह दुनिया भर के परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा संबंधी अनुसंधान, विकास और इसके व्यवहारिक उपयोग को प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत दूसरा कार्य आता है कि यह संगठन देशों के बारे में स्वतंत्र रूप से यह जांच करता है कि वे परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर तीसरा आता है इसमें कि यह परमाणु और रेडियोलॉजिकल घटनाओं पर तत्काल रूप से प्रभावी प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों की क्षमताओं को बढ़ावा देता है। और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में देखा जाए तो यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करता है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख प्रावधान आते हैं।
अब आता है परमाणु विनिमय से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय नियम के बारे में देखें, पहला आता है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि या सीटीबीटी के बारे में। सीटीबीटी यह एक संधि दुनिया में कहीं भी और किसी भी प्रकार के परमाणु हथियारों के परीक्षण या किसी अन्य प्रकार के परमाणु विस्फोट को प्रतिबंध लगाती है। यह संधि 1996 में अपनाई गई थी। यह संधि को तब तक औपचारिक रूप से लागू नहीं किया जाता है जब तक कि 44 विशेष देश इसका अनुसमर्थन नहीं करते हैं। 8 देशों ने अभी तक अनुसमर्थन नहीं किया हुआ है, जिसमें चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं। भारत को अब तक इस संधि पर हस्ताक्षर भी नहीं हुआ है, जिसमें भारत का तर्क है कि इस संधि में निश्चित समय सीमा के भीतर परमाणु हथियारों को समाप्त करने के लिए परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों की प्रतिबद्धता को शामिल नहीं किया गया। अब आता है परमाणु अप्रसार संधि के बारे में। यह संधि 1968 में लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों को अप्रसार को सीमित करना है। यह 3 स्तंभों परमाणु अप्रसार और निःशस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर आधारित होती है, जिसमें भारत, दक्षिणी सूडान, इजराइल और पाकिस्तान ने तो इस संधि पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हुए हैं, जिसमें उत्तर कोरिया ने 2003 को स्वयं को इस संधि से बाहर रख लिया था। भारत ने इस संधि के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त मानते हुए इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि यह संधि पूरी दुनिया को परमाणु शक्ति संपन्न और परमाणु शक्ति से रहित देशों में विभाजित करती है और इस संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को परमाणु हथियारों के सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब आता है परमाणु हथियार निषेध संधि के बारे में। यह परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानूनी रूप से बाध्यकारी पहला बहुपक्षीय समझौता होता है, जिसके अंतर्गत यह एक संयुक्त राष्ट्र की संधि है जो कि जुलाई 2017 में अपनाया गया था और इसे 2021 में लागू किया गया था। यह संधि 91 देशों में हस्ताक्षर किए गए और 68 देशों में इसका समर्थन किया गया और भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि यह संधि प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विकास में योगदान नहीं देती और न ही यह संधि नए मानक या मानदंड निर्धारित करती है। अब आता है परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों की अवधारणा के बारे में कि यह क्षेत्रीय दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर परमाणु अप्रसार और निःशस्त्रीकरण मानदंडों को मजबूत बनाना है। साथ ही अवधारणा शांति और सुरक्षा की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करना है। वर्तमान में इसकी 5 क्षेत्रीय संधियां संपन्न की गई हैं, जिसमें पहली आती है टल को संधि के बारे में, दूसरी आती है रारोटोंगा संधि, तीसरी आती है बैंकॉक संधि, चौथी आती है पेलिंडाम्बा संधि और 5वीं आती है सेमीपालाटिन्स संधि इसके अंतर्गत आती है। अब आता है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के बारे में। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की स्थापना भी 1974 में हुई थी, जिसका स्थापना भारत द्वारा ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा के तहत परमाणु परीक्षण के बाद की गई थी और इसमें कुल 48 सदस्य देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि यह परमाणु सामग्रियों के निर्यात का उपयोग वाणिज्यिक और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए, ताकि परमाणु हथियारों के निर्माण में इसके इस्तेमाल को रोका जा सके और भारत अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमताओं को बढ़ाने और गैर संबंधित परमाणु सामग्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनएसजी की सदस्यता प्राप्त करना होता है। और अन्य संधियों के बारे में देखा जाए तो MTCR संधि, जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजम है, जिसे मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण संधि कहा जाता है। यह एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है, जिसके तहत वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया जाता है, जो कि सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी डिलीवरी तंत्र को बढ़ावा देते हैं, जिनमें कुल 35 सदस्य देश होते हैं। अब आता है विखंडनीय सामग्री कटौती संधि, जो कि एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह परमाणु हथियारों के 2 मुख्य घटकों के उत्पादन को प्रतिबंधित करेगी, जिसमें यह उच्च समृद्ध यूरेनियम और प्लूटोनियम इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है बाह्य अंतरिक्ष संधि के बारे में, जो कि यह संधि अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की तैनाती पर रोक लगाती है और भारत OST का सदस्य है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है वैश्विक परमाणु विनिमय की प्रभावशीलता के बारे में कि आम सहमति बनाना। आम सहमति बनाने के संदर्भ में यह परमाणु दुर्घटनाओं आदि से होने वाले विकिरण के हानिकारक प्रभावों से बचाव के लिए IAEA द्वारा तैयार किए गए सुरक्षा के मानकों को वैश्विक सहमति बनाई गई है। वैश्विक परमाणु भंडार में कमी के संदर्भ में देखा जाए तो 1980 के दशक के मध्य से वैश्विक परमाणु हथियार भंडार अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जिसके बाद से वैश्विक स्तर पर परमाणु सशक्तिकरण में 3/4 से अधिक की कमी की गई है और विगत वर्षों में जितने देशों में परमाणु हथियारों को प्राप्त करने और परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश की गई, उससे कहीं अधिक देशों में इसका त्याग किया गया। शांतिपूर्ण उपयोग के संदर्भ में देखा जाए तो इसके तहत सामग्रियों में सैन्य उद्देश्यों के स्थान पर शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है और शांतिपूर्ण उपयोग के अंतर्गत बिजली उत्पादन, चिकित्सा, कृषि और अनुसंधान के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। वैश्विक परमाणु विनिमय की सीमाओं के बारे में। वैश्विक परमाणु विनिमय की सीमाएं जो हैं, जिसमें पहला आता है अपर्याप्त सत्यापन प्रणाली का होना, जिससे अवैध तस्करी और परमाणु आतंकवाद की संभावनाओं की चिंताएं और बढ़ गई हैं।
फिर आता है परमाणु प्रौद्योगिकी में तीव्र प्रगति के संदर्भ में देखा जाए तो यह है परमाणु रिएक्टर में एक नई डिजाइन तथा ईंधन चक्र शामिल किए गए हैं। संधियों का ठीक से पालन नहीं होना, जैसे उदाहरण के लिए ईरान एनपीटी के एक पक्षकार होने के कथित तौर पर कई वर्षों से गुप्त रूप से परमाणु हथियार कार्यक्रम संचालित कर रहा है। निशक्तिकरण पर कम ध्यान देना, प्रौद्योगिकी की दोहरी प्रगति होना, प्रतिबद्धता की कमी होना और देशों के बीच विश्वास की कमी होना इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि भारत की परमाणु सिद्धांत के बारे में देखा जाए तो इसके अंतर्गत पहला आता है कि क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस के बारे में। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस के लिए परमाणु हथियार बनाना और रखना, इसे सरल शब्दों में कहा है तो परमाणु भयादोहन, जो कि भरोसेमंद तरीके से और न्यूनतम मात्रा में परमाणु हथियार का निर्माण करेगा और उसे अपने पास बनाए रखेगा। दूसरा आता है नो फर्स्ट यूज के बारे में। नो फर्स्ट यूज जो है वह इसका आशय है कि वह भारत के किसी भी देश या सबसे पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। हालांकि यह भारत के किसी भी भाग या विश्व के किसी भी कोने में भारतीय बलों पर परमाणु हमला होता है तो जवाबी कार्यवाही के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब आता है तीसरा कि यदि कोई देश भारत के पहले परमाणु हमला करता है तो बदले में बड़े पैमाने पर परमाणु हमला किया जाएगा, उसे असहनीय क्षति पहुंचाई जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है कि परमाणु हमले की स्थिति में जवाबी हमले के आदेश होने का अधिकार होगा और परमाणु कमान प्राधिकरण के माध्यम से केवल असैन्य राजनीतिक नेतृत्व के पास होगा। फिर आता है भारत वैश्विक स्तर पर सत्यापन और गैर भेदभावपूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण के जरिए परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। इसके अंतर्गत ये प्रमुख सिद्धांत आते हैं। अब आता है कि आगे की राय में देखा जाए कि IAEA के बजट को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, साथ ही इसमें बचाव संबंधी उपायों को सुरक्षा प्रणालियों में सुरक्षा और कर्मियों की संख्या में बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नई आवश्यकताओं के अनुरूप उन गैर भेदभावपूर्ण परमाणु हथियार नियंत्रण संधियों पर चर्चा करने की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य परिपूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण को सुनिश्चित करना है। विखंडनीय परमाणु सामग्रियों के उत्पादन में अपनाए गए सुरक्षा उपायों प्रतिबंधों को फिर से विचार करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। अब आता है इससे संबंधित सुर्खियों में आता है कि CTBT ने रूस के बाहर निकलने के जवाब को नाटो में भी पारंपरिक सशक्त बलों की तैनाती को संधि को औपचारिक रूप से निलंबित करने की घोषणा की है। यह संधि 1990 में हस्ताक्षरित हुई थी और यह संधि अटलांटिक महासागर, यूराल पर्वत के बीच क्षेत्रों में टैंकों, बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों, भारी तोपखानों आदि की तैनाती पर एक समान अधिकतम संख्या निर्धारित करती है और इसके तहत नाटो और वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने इस क्षेत्र में निर्धारित संख्या में बराबर हथियारों की तैनाती कर सहमत हुए। वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को वार्सा पैक्ट भी कहा जाता है। यह एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन होती है जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। वार्सा पैक्ट सोवियत संघ और कुछ पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच किया गया एक समझौता होता है जिसमें सोवियत संघ के अलावा पूर्वी यूरोप के कुछ देश शामिल होते हैं जिनमें अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी और हंगरी आदि देश इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक अंतरिक्ष युद्ध के बारे में, जिसे स्पेस वॉरफेयर के बारे में आता है। स्पेस वॉरफेयर के संदर्भ में जॉन F कैनेडी ने कहा हुआ है कि अंतरिक्ष पृथ्वी पर हमारे भविष्य की कुंजी हो सकती है और कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि अंतरिक्ष पर प्रभुत्व का अंतिम अर्थ क्या होगा। हाल ही में चीन ने कथित तौर पर दुनिया का पहला नियर स्पेस कमांड स्थापित किया है और यह शक्तिशाली हाइपरसोनिक हथियारों से लैस है। अन्य संबंधित तथ्यों के संदर्भ में देखा जाए तो यह नई कमांड चीन की 5वीं सेना के रूप में कार्य करती है और वर्तमान चीन की मौजूदा 4 कमानों, थल सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट सेना में शामिल है। अब आता है कि नियर स्पेस के बारे में। नियर स्पेस किसी देश के राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के ऊपर और उसका निकटवर्ती क्षेत्र होता है। इसका विस्तार समुद्र तल से 18 से 160 किलोमीटर के बीच का होता है और इस क्षेत्र में सैन्य विमान का उड़ाना संभव नहीं होता है क्योंकि यह वायु अधिक विरल होती है और वहीं दूसरी ओर वायु गुरुत्वाकर्षण के बल के चलते इस क्षेत्र में उपग्रह स्थापित करना भी कठिन होता है, जिससे यह नियर स्पेस क्षेत्र में नो मैंस लैंड बना रहता है। चीन के नियर स्पेस कमांड निम्नलिखित रक्षा प्रणालियों को सुसज्जित करना होगा जिसके अंतर्गत आता है कि यह शत्रु के महत्वपूर्ण सैन्य परिसंपत्तियों को निशाना बनाने के लिए आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती की जाएगी। इसके अंतर्गत हाइपरसोनिक मिसाइलें एक ऐसी मिसाइलें होती हैं जो कि कम से कम 5 मैक ध्वनि जिसकी गति 5 गुना अधिक हो की गति का प्रसार कर सकती है और ऐसी मिसाइलें विरल वातावरण होने के बाद भी नियर स्पेस में काम करती हैं और भी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक गति को आगे बढ़ा सकती है। रडार प्रणालियों से इनका पता चलता है कि मिसाइल रक्षा प्रणालियों के चलिए इन्हें नष्ट करना भी कितना कठिन होता है। अब आता है कि नियर स्पेस दुनिया में अधिक ऊंचाई से निगरानी करने वाले तथा जैसे जासूसी गुब्बारे, सौर ऊर्जा से चलते ड्रोन और अन्य सहायक उपकरण तैनात किए जाते हैं और इस तरह नियर स्पेस कमांड अंतरिक्ष को युद्ध के चौथे फ्रंट के रूप में रेखांकित करता है।
अब जानते हैं अंतरिक्ष युद्ध के बारे में कि अंतरिक्ष युद्ध होता क्या है। अंतरिक्ष युद्ध पर बहस 1962 में शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत इस दौरान अमेरिका ने अंतरिक्ष में भू आधारित परमाणु हथियारों का विस्फोट किया था और इसके परिणाम स्वरूप 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि संपन्न हुई थी। अंतरिक्ष आधारित हथियारों को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि अर्थ टू स्पेस काइनेटिक हथियार के बारे में। यह सीधे पृथ्वी से भेजे जाने वाला हथियार या कक्षा में परिक्रमा कर रहे एंटी सैटेलाइट हथियार शामिल होते हैं और ये हथियार अपने साथ विस्फोटक या प्रक्षेपास्त्र ले जाते हैं जो सीधे लक्षित अंतरिक्ष यान पर हमला करते हैं और इससे नजदीक विस्फोट करके उसको नष्ट कर देते हैं। फिर आता है अर्थ टू स्पेस नॉन काइनेटिक हथियार के बारे में, जिससे जैमर, लेजर, साइबर हमले के तरीकों, जैमिंग और स्पूटनिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हाई पावर्ड माइक्रोवेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसे हथियार शामिल होते हैं, जिसमें स्थायी और अस्थायी उपग्रहों की कार्यप्रणाली को प्रभावित किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है स्पेस टू स्पेस काइनेटिक हथियार, जो कि अंतरिक्ष में मलबा फैलाने वाले को ऑर्बिटल हथियार शामिल किए जाते हैं और ये हथियार प्रत्यक्ष रूप से लक्षित उपग्रह से टकराकर नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे उसकी कक्षा विस्थापित कर सकते हैं। अब आता है स्पेस टू स्पेस नॉन काइनेटिक हथियार के बारे में। इसमें को ऑर्बिटल जेम्स या एम्स लेजर आदि होते हैं। फिर आता है स्पेस टू अर्थ काइनेटिक हथियार, जो कि इसके तहत पृथ्वी पर तैनात लक्ष्यों को हमला करने के लिए कुछ हथियारों को अंतरिक्ष में तैनात किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए फ्रिक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट। यह एक मिसाइल सैटेलाइट होता है या सैटेलाइट होता है और इस पर परमाणु वॉरहेड लगा होता है और इसमें पृथ्वी की निचली कक्षा में तैनात किया जाता है, जिसकी मदद से पृथ्वी के किसी भी लक्ष्य पर हमला किया जा सकता है। अब आता है अंतरिक्ष क्षेत्र में युद्ध नीति की नई रणनीति क्यों उभर रही है। इसके बारे में जानते हैं कि उपग्रह किसी भी देश की राष्ट्रीय अवसंरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका उपयोग वाणिज्यिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यही कारण है कि शत्रुओं द्वारा उनका अपना निशाना बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत के पास GSAT-7 रुक्मणी और GSAT-7A एंग्री बर्ड नामक 2 समर्पित सैन्य उपग्रह हैं। अब आता है कि अंतरिक्ष में सैन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौते और नियमों का अभाव रहा है। जैसे उदाहरण के लिए 1967 में बाह्य अंतरिक्ष संधि जैसी संधियां अंतरिक्ष में सामूहिक विनाश के हथियारों पर प्रसार को रोक लगाती हैं। हालांकि यह संधि अंतरिक्ष आधारित सभी तरह के हथियारों और उनके परीक्षण और सैन्य अंतरिक्ष बलों पर स्पष्टतः रोक नहीं लगाती हैं। माइक्रो और नैनो उपग्रहों में मैन्यूवरिंग उपग्रह आधारित जैमर, हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में तेजी से विकास हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए चीन ने रिमोट प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस की क्षमता विकसित की है। इसके तहत उपग्रह की मरम्मत करना और उसमें ईंधन भरने के लिए लक्षित उपग्रह में भौतिक रूप से जुड़ना आदि शामिल होता है। दुनिया भर में पारदर्शिता की कमी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के दोहरे उपयोग की प्रगति के कारण अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हुई है और अलग अलग राष्ट्र प्रतिरोध क्षमता हासिल करने और शत्रुओं या भविष्य में होने वाले खतरों की तकनीक की बढ़त बनाए रखने के लिए अंतरिक्ष के सशक्तिकरण में निवेश कर रहे हैं। अब आता है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए एक वैश्विक फ्रेमवर्क के बारे में देखते हैं, जिसमें आती है बाह्य अंतरिक्ष संधि, जो कि 1967 में आई हुई थी। यह संधि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून का आधार है, जिसके जरिए बाह्य अंतरिक्ष में सामूहिक विनाश के हथियारों की तैनाती पर रोक लगा दी गई है, जिसमें भारत भी इसका हस्ताक्षर करता है और भारत ने 1982 में इसका अनुसमर्थन किया हुआ था। अब आता है इसके अंतर्गत लाइबिलिटी कन्वेंशन, जो कि 1972 में हुआ था। इसके तहत पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों जगहों पर किसी देश या देशों के समूह द्वारा प्रक्षेपित यान या होने वाले नुकसान के लिए संबंधित प्रक्षेपणकर्ता देश को उत्तरदायी ठहराए जाने का प्रावधान है। बाह्य अंतरिक्ष से प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों के पंजीकरण पर कन्वेंशन 1975 है। मून एग्रीमेंट, जो कि 1979 में चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों को विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध PTVT, यह संधि बाह्य अंतरिक्ष में सभी तरह के परमाणु हथियारों के परीक्षण को रोक लगाती है। इसके संदर्भ में आता है। फिर आता है अंतरिक्ष आधारित जुड़ी चिंताओं के बारे में देखा जाए तो अंतरिक्ष आधारित जुड़ी चिंताओं के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें अंतरिक्ष आधारित हथियारों की होड़ का होना, जिससे शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण और वैज्ञानिक अनुसंधान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर आता है अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रह या अंतरिक्ष स्टेशन का खतरा होना, जिससे सामाजिक आर्थिक हानि होती है। फिर आता है अंतरिक्ष मलबे में वृद्धि की। अंतरिक्ष मलबे में आपस में टकराने से विनाशकारी केसलर सिंड्रोम की घटना देखने को मिलती है, जिसमें के अनुसार आपसी टकराव के कारण एक विनाशकारी चक्र आरंभ होता है। इसके तहत प्रत्येक टकराव से निर्मित अंतरिक्ष मलबे की वजह से अगले टकराव की संभावना बढ़ती है। फिर आता है अन्य चिंताओं के संदर्भ में देखा जाए कि भू राजनीतिक संघर्ष और अस्थिरता में वृद्धि होना, जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष की कक्षाओं में कुछ देशों में वर्चस्व स्थापित कर
सकता है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं को विस्तार करने के लिए भारत के द्वारा कुछ उपाय उठाए गए कदम हैं, जिसमें पहला आता है रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में, जिसका गठन 2019 में किया गया था। यह रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा समर्थित संगठन है, जिसका मुख्य काम भारत के अंतरिक्ष युद्ध, सैटेलाइट इंटेलिजेंस परिसंपत्तियों के संचालन या देखरेख करना है। सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए असैन्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के विकास को सुविधाजनक बनाने हेतु रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया गया है। अब आता है नेक्स्ट, इसका पहल है मिशन शक्ति के बारे में। मिशन शक्ति जो है वो भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण है, जिसे 2019 में किया गया था। इसके तहत भारत ने पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक का प्रयोग करके बाह्य अंतरिक्ष में किसी उपग्रह के कार्यों को बाधित करने और उसे नष्ट करने की अपनी क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया हुआ था। फिर आता है इंड स्पेस एक्स के बारे में, जिसका आयोजन 2019 में किया गया था और भारत पहला सिमुलेशन आधारित अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास है, जिसके जरिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हितों को पूरा करने के लिए स्पेस और काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी की आवश्यकताओं का आकलन किया गया। स्पेस कैपेबिलिटी में उपग्रह स्थापित करना, अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रहों के माध्यम से संचार जैसी गतिविधियां शामिल की जाती है, जिससे दूसरी ओर काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी में अपनी अंतरिक्ष संपत्तियों को सुरक्षा करने हेतु उपाय शामिल होते हैं। अब आता है मिशन डेफ स्पेस के बारे में, जिसमें अंतरिक्ष क्षेत्र संबंधी रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मिशन डेफ स्पेस शुरू किया गया है। अब आता है इसके संदर्भ में भारत की में चुनौतियों में, जैसे अपर्याप्त बजट का आवंटन होना, अंतरिक्ष में खतरों का पता लगाने तथा उससे सुरक्षित रखने और उन्हें निपटने के लिए आवश्यक अभियान चलाने हेतु स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की कमी होना, डिफेंस ऑफ स्पेस रणनीति का अभाव होना, सैन्य क्षेत्र में अंतरिक्ष संबंधी प्रौद्योगिकियों के उपयोग में कम ध्यान देना, इसके संदर्भ में भारत के समक्ष चुनौतियां आती हैं। अब आता है अंतरिक्ष क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए आगे की राह में देखा जाए तो व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौते विकसित किए जाने चाहिए। बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम को अपनाना चाहिए। इसमें संगठन की एक स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें विशेषज्ञता के साथ सबका विश्वास हो। और फिर आता है एक दूसरे के निकट और नियमित रूप से एक दूसरे के समीप होने वाले गुजरने वाले उपग्रहों की तकनीकी क्षमता को साझा करने के लिए राष्ट्रों के बीच व्यापक सहयोग की आवश्यकता होनी चाहिए। अब आते हैं संक्षिप्त सुर्खियों के संदर्भ में। पहली आती है लाल सागर में जहाज हाईजैक के बारे में। भारत आ रही एक मालवाहक जहाज को हूती विद्रोही ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया है। सऊदी अरब के नेतृत्व के पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के 9 देशों का एक गठबंधन बनाया गया है, जिसमें सऊदी अरब के नेतृत्व वाले इस गठबंधन ने इस घटना को सशक्त समूहों द्वारा समुद्री डकैती या पायरेसी कहा हुआ है। अब आता है सबसे पहले तो जान लेते हैं लाल सागर के बारे में कि लाल सागर समुद्री जल का एक संकीर्ण पट्टी होती है। यह पट्टी सुएज नहर से दक्षिणी पूर्व की ओर बाब अलमंदेव जल संधि पर फैली हुई है। यह बाब अलमंदेव से होकर गिनी या अदन की खाड़ी में फिर आगे अरब सागर में जुड़ती है। लाल सागर के इंपोर्टेंस को देखा जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल या गैस के आयात निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होता है। यह अरब देशों के कुल निर्यात का 93 to 100% इसी मार्ग से होकर जाता है। समुद्री मार्ग से भेजा जाने वाला लगभग 10% कार्गो लाल सागर से होकर जाता है, जिसमें यूरोप के साथ किया जाने वाला अधिकतर एशियाई व्यापार भी शामिल होता है, जिसमें जिबूती, अमेरिका और चीन दोनों नौसेना इकट्ठे होते हैं। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है समुद्री डकैती से जुड़ी चुनौतियों के बारे में कि समुद्री डकैती प्रमुख वैश्विक पोत परिवहन चौक पॉइंट से होने वाले व्यापार को हतोत्साहित कर सकती है। इससे महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो सकती हैं। इस आपराधिक कृत्य में शामिल समूहों को स्थानीय माफिया गुटों, अवैध तस्करों या यहाँ तक कि आतंकवादियों के साथ भी मजबूत साठगांठ होती है। अब आता है कि हूती विद्रोहियों के बारे में जाने कि हूती विद्रोही और यमन सरकार के मध्य गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। उत्तरी यमन की सत्ता पर हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है। हूती विद्रोही हमास और हिजबुल्लाह का भी समर्थन करते हैं। हूती विद्रोहियों को कथित तौर पर ईरान का समर्थन प्राप्त होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट कुछ के बारे में कि रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर आधारित वायु रक्षा प्रणाली के विकास के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान की हुई है। अब जानते हैं प्रोजेक्ट कुछ के बारे में। इस परियोजना का कार्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को सौंपा गया है, जिसके तहत 2028 से 2029 तक इसका परिचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे वर्तमान में भारत के पास अपने हवाई क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए रूस से प्राप्त S-400 वायु रक्षा प्रणाली है। यह वायु रक्षा प्रणाली 350 किलोमीटर तक की दूरी पर स्टील्थ लड़ाकू विमानों, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों आदि से उत्पन्न होने वाले खतरों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में डिजाइन की गई है। अब आता है कि नेक्स्ट आता है प्रिजनर्स डायलेमा के बारे में। रक्षा मंत्री ने गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में संबोधित करते हुए प्रिजनर्स डायलेमा अवधारणा को प्रस्तुत किया है। अब जानते हैं प्रिजनर्स डायलेमा अवधारणा होती क्या है। यह जो
डायलेमा है। यह प्रिजनर्स डायलेमा गेम थ्योरी की सबसे लोकप्रिय गेम्स में से एक है। यह धारणा निर्णय प्रणाली में प्रक्रिया में विरोधाभास की स्थिति होती है। इसमें दो व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, जिसमें सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त नहीं होता है। सर्वोत्तम परिणाम सहयोग से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसकी गेम थ्योरी को देखा जाए तो यह रणनीतिक बनाने के लिए विज्ञान है तथा इसमें भागीदारी को सर्वोत्तम परिणाम तक पहुंचने के लिए गणितीय और तर्कसंगत रूप से कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है। अब आता है सर्खियों में रहे प्रमुख सैन्य अभ्यास के बारे में। पहला आता है काजिंद 2023, जो कि भारत और कजाकिस्तान के मध्य आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। फिर आता है मित्र शक्ति 2023, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। फिर नेक्स्ट अभ्यास आता है वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, जो कि भारतीय थल सेना और अमेरिकी सेना के विशेष बलों के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यहाँ पर इस सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।